टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Pakistan and a very warm welcome to you and good morning. कैसे हैं आप सब? I'm sure आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आफ्टर ऑल एक वीकेंड के बाद हम पहला दिन स्टार्ट कर रहे हैं हफ्ते का, तो सब लोग फ्रेश होते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो वीकेंड के बाद थोड़े से डल और लेज़ी भी होते हैं। वो कहते हैं कि भाई वही रूटीन शुरू, मंडे से लेके फ्राइडे तक वही भाग दौड़ और घड़ी के साथ टिक टॉक हम चल रहे होंगे। सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी ऑस्ट्रेलिया को कि उन्होंने जो है वो T20 वर्ल्ड कप जो है वो विन किया। वेडनेसडे को जो है वो हमने रिकॉर्डेड शो किया था, वरना हम T20 का सेमीफाइनल जो था फ्राइडे को हमने रिकॉर्डेड किया था। फ्राइडे को मिला था, हम मिल नहीं पाए थे, तो लेकिन अगर हम मिलते आपसे तो डेफिनेटली हम जो है वो पाकिस्तान का T20 चैम्पियनशिप का जो पूरा एक टाइम था हम वो सेलिब्रेट करते, वो आपके साथ डिस्कस करते। चूँकि फ्राइडे को हम नहीं कर सके लाइव, तो हमने सोचा आज हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। कुछ भी है, पाकिस्तान का जो सफ़र था वो सेमीफाइनल तक का था, वो फाइनल में नहीं आ सका। लेकिन एक बात तो आप सब मानेंगे, बल्कि आप सब क्या ये पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ने जो है वो जी जान से खेला। उन्होंने बाकायदा चैम्पियंस की तरह खेला। और सिर्फ यही नहीं, उनका सफ़र जो है वो फ्राइडे को ही ख़त्म हो गया था, लेकिन सेमीफाइनल में ही। लेकिन हमारा पूरा सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से भरा हुआ है। हर कोई पाकिस्तान की टीम की जो है ना वो तारीफ़ें करते नहीं थक रहा। और इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल फ़ैन्स माशाल्लाह इतने बना लिए हैं कि सबकी जो है वो ट्वीट्स आ रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं कुछ दिखाना चाहूँगी आपको, कुछ ट्वीट्स कौन कौन से हैं, आइए साथ चल के देखते हैं और दिखाएं जी थोड़े बहुत जो ट्वीट्स हैं हमारे। ये देखिए, जनाब VVS लक्ष्मण जो कि एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने लिखा है अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन एंड क्या लिखा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, माइट नॉट हैव एंडेड अप ऑन द विनिंग साइड बट मोहम्मद रिजवान, यानी कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि मोहम्मद रिजवान को कि वो ICU में भी जो है वो 2 दिन रहे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक इंस्पिरेशन थी उनके अंदर, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो खेला और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं। कोई सोच नहीं सकता भाई कि अगर 2 दिन तक एक शख्स ICU में एडमिट है चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई ये बंदा 2 दिन पहले जो है वो ICU में था। और ये देखिए जनाब, फैंडम, दिस इज़ कॉल्ड फैंडम। ये बाबर आजम का इंटरनेशनल फ़ैन जो है, इन्होंने बाबर आजम की जो है वो टी-शर्ट पहनी हुई है और उन्होंने लिखा है फैंडम डजंट रिक्वायर एनी नेशनैलिटी, अ साउथ अफ्रीकन फैन वेयरिंग बाबर आजम शर्ट टू शो हिज लव फॉर किंग बाबर आजम। तो ये देखें जनाब, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या बात है, बाबर आजम के फ़ैन आप देखिए पूरी दुनिया में भी है। और साउथ अफ्रीका की अपनी टीम जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन साउथ अफ्रीका के भी जो हैं वहाँ पे हमारे पाकिस्तान बाबर आजम के जो हैं वो फ़ैन हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये है मोहम्मद रिजवान becomes the only batsman in cricket history to score 1000 runs in a year. My God, ये देखिए आप, मोहम्मद रिजवान ने हिस्ट्री बना दी है क्रिकेट में कि 1000 रन एक साल में। यह आसान नहीं, उन्होंने 1000 रन जो है यानी कि 1000 रन एक साल में स्कोर किए हैं। ये बड़ी बात है, इस पे तो यार ज़बरदस्त शाहीनों पे जो है ना वो हमें प्राउड फील होना चाहिए। और ये देखिए रमीज़ राजा ने भी ट्वीट किया है, यू हैव यूनाइटेड द लैंड ट्रूली एंड यू हैव रिफ्रेश इट्स मूड विद प्रॉमिस, वी थैंक यू एंड वी आर प्राउड द वे यू फाउट, वेल डन बॉयज़, वेल डन, वेरी वेल डन। वाकई वेरी वेल प्ले पाकिस्तानी टीम के, उन्होंने जिस तरह से अपनी हमारी कहते हैं ना नेशन को पूरा एक इकट्ठा यकजुट कर दिया था। इकट्ठे बैठ के सब देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और ये भी एक ट्वीट है हमारे पास, दिस इज़ इन द एंड, हेलो द न्यू बिगनिंग ऑफ सेटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रूविंग आवरसेल्व्स, हार्ड लक बॉयज़। ये भी एक ट्वीट है एक उनको मोटिवेट करने के लिए। अगली भी एक ट्वीट है जिसमें है पाकिस्तान स्टार्स हिटर इन T20 वर्ल्ड कप आसिफ अली नेम्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। आसिफ अली को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। भाई ये भी एक बहुत बड़ी बात है और उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि आसिफ अली जो है ये डिज़र्व करते हैं।
ज़बरदस्त। ओके, जस्टिन लैंगर ने भी जो है वो ट्वीट किया है, देयर कैप्टन बाबर आजम इज़ अ सुपरस्टार ऑफ द गेम। पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम इज़ अ सुपरस्टार ऑफ द गेम, ये ट्वीट किया है इन्होंने। और इसके अलावा एक हमारे पास एक और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो एक बच्चे का लेटर था, प्लीज़ वो भी दिखाइए बाबर आजम के लिए। वो इतना क्यूट जेस्चर है ना, आई एम श्योर आपने देखा होगा। ये तमाम हम ये देखें, ये मैं वाकई ये मैं पढ़ना चाहूँगी कि डियर पाकिस्तानी टीम, ये मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा वरना मैं लाजमी पढ़ती। एक अलग से पिक्चर थी इसकी, एक छोटे से बच्चे ने इतने क्यूट अंदाज में जो है वो लिखा था। ये मेरे मोबाइल पे भी है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि उस बच्चे ने इतने क्यूट अंदाज में लिखा है ये। आप लोग देखें स्क्रीन पे। और कहाँ गया, मेरे पास भी ये मिडल ईस्ट से लिखा है उस बच्चे ने, आई एम श्योर, क्योंकि जो उसकी कॉपी का पेज है जो उसने लिखा है उस पर वो दिख रहा है कि वो वहाँ से उसने लिखा है। और सच मैं छोटा सा एक बताना चाहूँगी आपको कि उसने लिखा था कि पाकिस्तानी टीम आप हिम्मत ना हारें, जब मैं भी जो है वो बड़ा हो जाऊँगा, मैं अपनी टीम के साथ खेलूँगा तो मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपने साथ खिलाऊँगा और फिर हम मिल के जो है वो वर्ल्ड कप खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इट्स अ रियली क्यूट जेस्चर। और जनाब फिर यहाँ तक तो ये बात हो गई पाकिस्तानी टीम की। और संडे को जो है वो हमने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया था। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जब हम मनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हर साल उसकी एक थीम होती है, और थीम में ये होता है कि हम इस साल की जो थीम थी उसमें ये था कि हम लोगों में अवेयरनेस ला सकें कि डायबिटीज़ क्यों, किस तरह और कैसे हो सकती है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ होता है ना कि ब्राउनीज़ पड़ी हैं, केक रखा है, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, हमारे हाथ खुद ब खुद जो हैं वो उनकी तरफ चले जाते हैं और हम खा लेते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसा ना करें भाई, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक ही बार दी है और सेहत जो है वो ज़रूरी है। और ज़िंदगी का क्या भरोसा, वैसे तो एक दिन सब ने जाना है, लेकिन अपने हाथ से अपनी सेहत ख़राब ना करें। अब जैसे कि हम बात करें कि हमें ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता, पिछले दिनों जो है वो एक पाकिस्तान टीवी का थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम सुहेल असगर साहब जो हैं वो इंतकाल फरमा गए। और क्या कहते हैं, बिल्कुल अब रज़ा इलाही से उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो इतने बेहतरीन एक्टर थे और बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे कि बस हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ बस ये है कि अल्लाह ताला जो है उनके उस जहाँ के जो है वो मराहिल आसान करे और उनके दराजात जो है वो बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। उनके तमाम तर जो हैं उस जहाँ की जो अब एक दुनिया का आगाज़ होता है वो उसमें जो है ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जनाब इसी के साथ ही वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। और हाँ एक और आपके लिए सरप्राइज़ है कि आज जो है वो आज से शो में सिर्फ अकेले नहीं करूँगी, हमने अलवीना को भी जो है वो अपने साथ ले लिया है ताकि हम दोनों मिल के आपके लिए अच्छा सा जो है वो प्रोग्राम बना सकें और एक्साइटिंग सा प्रोग्राम ला सकें। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमारी सेटअप भी चेंज हुआ है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी आपसे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। और जैसा ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हमें ज्वाइन करेंगी अलवीना। तो अस्सलाम वालेकुम अलवीना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कैसा रहा आपका वीकेंड? बहुत अच्छा रहा और अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटा सा वीकेंड होता है हमारा, लेकिन अब इस हफ्ते से कुछ नया ये है हमारे शो में कि जिस तरह पहले कुछ सेगमेंट्स में मैं आपके साथ होती थी, अब थ्रू आउट द शो आपके साथ को होस्ट करूँगी। सो दिस इज समथिंग न्यू व्हिच वी बोथ आर हैविंग। हाँ ना, तो अच्छी बात है ना कि हमने कहा कि यार आप आती हैं एक सेगमेंट के लिए, वो भी फिर आपका जस्ट एक ही रेगुलर टॉपिक पे कर करके इंसान डेली बेसिस पे जो है वो बोर हो जाता है। तो हमने कहा क्यों ना हम दोनों साथ करें और आपके लिए कुछ एक्साइटिंग, कुछ डिफरेंट, कुछ नया लेके, और आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा एंटरटेनमेंट का, बिकॉज आप जर्नलिस्ट हैं तो जो है बहुत सीरियस टॉपिक पे बात होती होगी ना, बहुत ज़्यादा है ना। हाँ। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं पूछूंगी। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप मॉर्निंग पर्सन है? बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अभी नीचे स्टाइलिस्ट ये कह रहा था, कहते हैं तुम्हारे साथ जुल्म है, बद्दुआ दी है किसी ने। आय अल्लाह।
अच्छा। हम योगी वजाहत भी जब आए रूम में हम यही बात कर रहे थे, मैंने कहा बहुत जुल्म है मेरे साथ ये, लेकिन खैर चले जनाब, तो जब काम होता है करना पड़ता है, काम होता है करना पड़ता है। तो हमारा जो है वो फिटनेस का सेगमेंट है और हम सब जानते हैं कि आज मंडे है, तो हमारे साथ होंगे किंग ऑफ द योगा जो कि हैं योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और खुश आमदीद जी, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं कैसे हैं? ओए होए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में 2 टीचर एक साथ आ जाएं और स्टूडेंट जो है घबरा जाए। यार मुझे पहले एक के सवाल देने में मुश्किल हो रही थी, अब तो 2 में। नहीं, मैं इतना तो सख्त नहीं हूँ भैया। नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बेटियां जितनी ज्यादा बैठी हैं सामने, अच्छा लगा। अच्छा, आप मैं नोट कर रही हूँ जब से आप आए हैं, आप एक जो है वो अपना योगा का जो है वो एक बैच लगा के आए हैं ना। ये मेरा तो दिखाइए जरा प्लीज, जूम कीजिए थोड़ा सा, ये देखें कितना क्यूट सा है। जितना क्लोज करेंगे उतना आपको निखरा हुआ मिलेगा, आपको निखरा हुआ मिलेगा और शाइन करता हुआ मिलेगा। हाँ, इस पे अच्छा, क्या ये किसी एसोसिएशन का बैज है या ये जनरली? अच्छा, आपका लोगो है। हम जो कपड़े पहन लेते हैं वही हमारा ट्रेडमार्क हो जाता है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आज हम बात करेंगे वजाहत साहब आपसे, जो कि फीमेल्स में भी होता है, मेल्स में भी ज़्यादा ये इश्यूज होते हैं, लेकिन फीमेल्स में बहुत देखे जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। यानी कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और सबसे पहली बात, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस है कि नहीं। तो इसकी मैं कुछ बता दूं कि जब आपका हेयर फॉल हो रहा हो, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हो, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो, बिला वजह आपका वेट बढ़ रहा हो, अगर आपकी डाइट रेगुलर ही है, जैसे आप नॉर्मल डाइट लेते हैं लेकिन उसके बाद भी आपका वेट बढ़ रहा है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा, तो इट्स मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपको लाजमी डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। लेकिन तो आप आज हमें ये पर्सन टू पर्सन वेरिएट भी कर रहा होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो इसकी लाइक फॉर इंस्टेंस सिम्टम्स हो है ना, सकता है अगर किसी एक को है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको यूजुअल से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो दूसरे को हो सकता है उसका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली दीज आर वेरिएशन आएंगे सिम्टम्स। इसमें। वही मैंने कहा ना कि ये अगर प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं तो ये सिम्टम्स होते हैं। तो जब आपको लोग या क्या करते हैं, अमन वजह से आप भी एग्री करेंगे इस बात पे कि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसको हल्का ले रहे होते हैं, लाइक ध्यान नहीं देते, ज़्यादा ना इग्नोर कर रहे होते हैं। तो अगर जब ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं और आप महंगे शैम्पूज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर, लेकिन तब भी कोई असर नहीं हो रहा, तो आपको लाजमी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अब टाइम वेस्ट किए बगैर मैं पूछना चाहूँगी वजाहत साहब, आप बताइए कि योगा जो है वो इन तमाम मसाइल को भी जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है इन सब में, तो इसमें कैसे आप कर सकते हैं योगा के जरिए? लेकिन ट्रीट बड़ा ख्याल रखा करे, कोई कैप पहना हो तो बार बार नहीं कहना चाहिए कि हेयर फॉल कैसे होता है। जी बिल्कुल, मसला ये है कि एज वाइज हम बदलते जा रहे हैं। हम बच्चे थे, उसके बाद हम सन बलोगत में जाते हैं, अडल्ट होते हैं, उस वक्त एक हार्मोनल चेंज आता है। उसके बाद एज वाइज हमें और फिर चेंज आता है जब डिक्लाइनिंग होती है, चाहे वो मेनोपॉज हो, चाहे वो मेल डिसऑर्डर्स में जाना पड़े। आपने जिसका जिक्र किया है वाकई वो एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, और जो बाल गिरते हैं वो DHT डायस्ट्रोहाइड्रोन उसकी वजह से गिरते हैं, DHT की वजह से। अब ये सिस्टम जो है वो सारा का सारा हार्मोन से रिलेटेड है, तो इसको जाहिर बात है वही डॉक्टर्स हैंडल करते हैं, लेकिन योगा भी इसको एड्रेस करता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जब आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएँ या वज़न बढ़ जाए, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो अल्लाह ताला ने तमाम ऑर्गन्स को ना एक पजल्स की तरह रखा हुआ है। सही। हमारे लंग्स में एक छोटी सी गैप है जहाँ पे हार्ट रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो हमारा ये वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ है दिल की वजह से, तो हमारे लंग्स के अंदर एक ऐसी जगह बनी हुई है। इसी तरह जो हमारे पेंक्रियाज है, जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ पजल की तरह सेट है, लेकिन जैसे हम ढीले होते हैं, मोटे होने लगते हैं और पेट बाहर निकलता है, उन पजल्स को जगह मिलती है कि एक दूसरे को छोड़ दें, अब वो डी शेप हो सकते हैं। अच्छा, वरना एक दूसरे को संभाल के रखा हुआ था ना उन्होंने, एक दूसरे को रखा हुआ था, एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ। अब वो पकड़ छूट गई, अब वो डी शेप हो सकते हैं, क्योंकि खुली जगह में कोई भी कहीं जा सकता है। एंड देन ये होता है जब हम एजिंग पे चले जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, एक मखसूस एज के बाद ये तमाम मसाइल का सामना और जैसे इसने कहा बिल्कुल सही कहा, मैं मुतमईन हूँ, मुत्तफिक हूँ कि वेरिएट करता है। बाद दफ़ा ये बहुत जल्दी होता है, जैसे प्रीमेच्योर जो मेनोपॉज भी हो जाता है, लोग बच्चियों को बहुत जल्दी हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। मर्दों में भी ये होता है, मर्दों में इसकी अद्वियात भी हैं, जैसे कि बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जिनको लेके DHT को रोका जा सकता है। आप हैरान होंगे 60+ में भी मैं दोबारा बाल उगा सकता हूँ जब मैं वो हार्मोन्स ब्लॉक करने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करूँ, जो कि आमतौर पे नहीं करनी चाहिए। ख़वातीन में आमतौर पे ये देखा गया है क्योंकि वो अपनी केयर तो करती नहीं, दूसरों की केयर में लगी होती हैं हर वक्त। हाँ, ये होता है, हमारी ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती। वो खाना उस वक्त खाती हैं जब सब छोड़ देते हैं, सब पहले अच्छा ये होती नेचुरल फीमेल्स में है कि
घर के सारे काम कर लेंगी, सबको खाना खिला देंगी, सब लोग खा लेंगे, बर्तन समेट लेंगी, फिर सुकून से बैठ के खाना खाती हैं। बड़ी होशियार होती है ना, वो देख लेती है खाना सबने खा लिया, अच्छा ही होगा, अच्छा तो वो बना खाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारे यहाँ गोगे इसका मौजूद तो नहीं है, लेकिन बेटा बात यह है कि जब बच्चियाँ पैदा होती हैं ना तो हम उन्हें गुड़ियाँ दे देते हैं, क्योंकि हम पहले से मानते हैं कि इन्होंने बड़ा होकर पालना है। लेकिन बच्चों को हम कभी नहीं कहते कि ऑफिस का काम करो, हम उनको गाड़ियाँ देते हैं। हमें पता है कम वक्त आवारागी करेंगे, आगे बाहर ही निकलेंगे, गली में गाड़ियों घुमाएंगे। बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती है आप उसकी गुड़ियाओं का रंग बदल देते हैं। पहले वो गुड़िया होती है, उसके बाद वो अपनी माँ के साथ किचन में काम करती है, फिर उसके बाद अपने मंगेतर का ख्याल रखती है, फिर उसके बाद हस्बैंड का ख्याल रखती है। ये कुदरती मैं कहूँगी कि एक लड़की में, एक बच्ची में बचपन से, जैसे कहते हैं लड़कियाँ जल्दी समझदार हो जाती हैं, बचपन से एक माँ होती है। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि वो अपने होती है बिल्कुल अपने छोटे बहन भाइयों का भी वैसे ही ख्याल रखती हैं जैसे एक माँ रखती है। वो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग शुरू से वहीं से ट्रेन होके होता है। इसीलिए तो मर्दों में प्रॉब्लम हमें हो जाती है कि हमने ट्रेन नहीं किए होते, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, एक थप्पड़ लगाते हैं जो हमें लगा। अब योगी वजाहत ये बता दीजिए, जो लोग ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं और जो लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा दवाइयाँ ना खाएं और हार्मोनल इम्बैलेंस को एड्रेस भी कर लें, तो योगा में कौन सी ऐसी जो है टेक्निक है जिस पे आपको लगता है कि वो उनके लिए बेहतर है, या आसन अगर हम उसको कहते हैं, या कोई और कैटेगरी योगा की, वो भी ज़रा बता दीजिएगा। लेकिन हम इस पे बात करेंगे अलवीना। एग्जैक्टली इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। और इस वक्त वजाहत साहब जो हैं वो आप देखें अपना आसन कर रहे हैं, और वो हमें बताएंगे कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है तो आप घर बैठे किस तरह से योगा पोस्चर्स की मदद से आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। जी वजाहत साहब। देखो बेटा, पहले तो ये है कि हार्मोन्स का बड़ा गहरा ताल्लुक स्ट्रेस के साथ भी है। अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो पूरी ज़िंदगी को ख़राब करने के साथ साथ इंटरनल सिस्टम को भी ख़राब करते हैं। तो योगा का हर वो पोज जो रिलैक्सिंग का है वो बिकम द पार्ट ऑफ आवर थेरेपी, ताकि वो आप करें और रिलैक्स रहें। तो ज्ञान ध्यान करना, आराम से बैठ जाना, आंखें बंद करके कुछ देर के लिए मेडिटेट करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी होगा। लेकिन और इसके लिए कोई मुद्रा भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ज्ञान मुद्रा लगाया हुआ है, ये बड़ा अच्छा है इससे, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होता है, नींद अच्छी आती है, मेमोरी अच्छी होती है, और इंसान जब रिलैक्स रहता है तो वो फिर अपने सिस्टम को भी सही रखता है। इसके साथ साथ जो सबसे पहले मैं फोकस करूँगा जिस पोज पे, वो है बटरफ्लाई, क्योंकि बहुत सारे पोज हैं लेकिन ये पोज बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पैर जितने भी आराम से आप आगे रखना चाहें, पीछे रखना चाहें, लेकिन इस तरह आराम से बैठ के अगर आप बटरफ्लाई कर रहे हैं तो आप हैरान होंगे कि इस बटरफ्लाई से इतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये हमारे इंटरनल हार्मोन्स को सबको सही करता है, और ये बहुत अच्छा है। मैं तो इसको बाकायदा आवाज़ भी आ सकती है, ठीक है, अगर नहीं होता तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये शुरू करें, और नहीं होता तो इसको दबाएं, इस तरह दबाएं, और एक वक्त आएगा कि आप इसको दबा के बिल्कुल नीचे ला सकते हैं। अच्छा बता दीजिए कि पर्पस क्या है इसका? हाँ, अच्छा मैं एक और सवाल भी करना चाहूँगी आपसे। आप मुझे बताएं कि जैसे कि आप घुटने पूरे ज़मीन से ऊपर उठा रहे हैं और फिर ज़मीन पे लगा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि इस तरह से आप करें? तो मैंने बताया था कि अगर इतना हो, अगर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है तो वो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन 1। लेकिन जब ये हो जाए तो आप कोशिश करें कि इसको नीचे डाउन रखें, और अगर इसमें, और ये सबसे बेहतरीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करता है। तो जिन लोगों के ख़वातीन में कॉलेजिन का मसला पड़ रहा है जी, वो रिंकल्स आ रहे हैं, एजिंग, ये जो है ना यंग रहने की, यूथफुलनेस के लिए पोज है, और कमाल का पोज है। एक ये पोज करें, और ये आप जब करेंगे तो इतना कर सकते हैं कि आप आराम से इसको नीचे ले जाएं। मैं बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा जानबूझ के, क्योंकि लोग शुरू में वही करने लगते हैं जो हम उनको दिखा रहे हैं, लेकिन ये इतना है कि आप आराम से यहाँ पर लाकर टच कर सकते हैं जी। लेकिन ये 2 से 3 दिन, एक हफ्ते तक अगर आप रेगुलर कर लेंगे तो कोई दिनों का मसला ही नहीं है, जिंदगी का मसला है। सही। रोजाना डिक्लाइन हो रहे हैं, रोजाना करना है, तो ये दिन और हफ्तों को तो मिला ही नहीं इसमें। आराम से बैठ जाएं, हमारा प्रोग्राम भी ऐसे बैठ के देखें। और ये बटरफ्लाई पोज कहलाता है। इसका मजा क्या है? अलग होता है। जब हम ये करते हैं तो हमें फूल अच्छे लगते हैं, हमें कलर अच्छे लगते हैं, हमें जिंदगी अच्छी लगती है। सुसाइड टेंडेंसी, बेटा जिन लोगों को सुसाइड टेंडेंसी हो, उनको हम सुसाइड टेंडेंसी से हटाने के लिए पोज कराते हैं। ये जिंदगी की तरफ लेके जाता है बटरफ्लाई। वजाहत साहब, एक हेड स्टैंड पोज भी होता है, वो कहते हैं कि हार्मोनल्स को, आपके हार्मोन्स जो होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए बहुत ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज्यादा अच्छा होता है। 2 बुनियादी चीजें,
पेट का दबना और हमें अपोजिट हो जाना। तो अब उसके लिए कुछ भी कर लें आप, जरूरी नहीं कि मेरी मैं चाहूंगी आप 4-5 पोजेज एटलीस्ट बताएं ताकि जिन जो भी हमें घर में देख रही हैं हमारी बहनें, तो पहले तो ये करो आसान लगे कि बजाय इसके कि हम हेड स्टैंड पे जाएं, हम हेड स्टैंड के करीब तरीन रहते हुए सेफ कोई पोज करते हैं। तो इंटरलॉक किया, आराम से ही रुके और यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दें अपने आप को शुरू में, बस कुछ भी नहीं करें। अगर और करना चाहें तो इसको अपने आप को उठा लें थोड़ा सा। और ये कितनी देर तक करना है आपने? इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत टाइम दें, आपने जितने दिन में आप 20 सांसें लेते हैं या काउंट कर लें। अच्छा, इसमें देखिए मैंने हील नहीं लगाई है, ये डॉग स्ट्रेच नहीं है, ये मुझे अपने आप को सीधा ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मैं हल्का रखूँगा अपने आप को। कम से कम कितने सेकंड के लिए? मेरे ख्याल से ये 20 की काउंट तक करें। 20 की काउंट तक। अच्छा, सबकी अपनी हाइपरटेंशन वाला नहीं करेगा। हाँ, हाइपरटेंशन में अगर कर लिया तो और मुश्किल हो जाएगी। साइनस का फायदा है इसमें, साइनोसाइटिस, आंखें अच्छी रहेंगी, आईब्रो ऊपर होगी, फेस लिफ्टिंग बहुत अच्छा है। और ये बिगनर्स के लिए भी आसान है, आप आसानी से, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही आसान है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पोज मैं तजवीज़ करूँगा, वैसे फिश पोज बहुत अच्छा है, इसमें ब्रिज पोज भी आप कर सकते हैं। ब्रिज पोज भी कर सकते हैं, वो हर वो पोज जिसमें आपका प्रेशर यहाँ आ रहा है। अब योगा मुद्रा मैं पहले भी कर चुका हूँ, लिहाजा इसको मैं ज़्यादा टाइम के साथ नहीं करूँगा। आराम से टर्न करके आराम से अब यहाँ पे अपने आप को टच करने की कोशिश करें। इसके बाद काउंटिंग कंप्लीट जब हो जाए तो दूसरी साइड पे चले जाएं। योगी ये भी बता दें जिनको आर्थराइटिस है या जॉइंट पेन है, क्या वो ये कर सकते हैं? उनके लिए ये कंफर्टेबल होगा करना? देखिए, सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम होगी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसकी गाइडलाइन में सारा काम होगा। हम जितनी भी चीज़ें करें ये नॉर्मल लोगों के लिए, हमें ऐसा लगता है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रिवेंटिव, जैसे कि आपने देखा ये मैंने एक छोटा सा रिंग पहना हुआ है क्योंकि कल डायबिटिक डे था और मैं उसका प्रेस सेक्रेटरी हूँ जो प्राइमरी केयर एंड डायबिटिक एसोसिएशन है उसका। तो हमने ये किया, तो हम वहाँ पे एक्सरसाइज जो बता रहे थे वो ये थी कि हम कैसे रुक सकते हैं, ना कि हम ये बताएं कि कैसे अपना इलाज नहीं बता रहे। इस प्रोग्राम का मकसद इलाज नहीं है, इस प्रोग्राम का मकसद है प्रिवेंटिव। आप एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हमसे सीख रहे हैं। अगर कुछ हो गया है तो प्लीज अपने डॉक्टर से मशवरा करें। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। जी जी जी, जाहिर बात है, मीठा भी तो हम खाते हैं। जी जी। हर वक्त जब हम रोते हैं आटे को तो उसके साथ शक्कर को भी तो रोते हैं ना। जिस कौम को मीठे की बीमारियां हो और रश लगा हो मीठे की दुकान पे और शक्कर ना मिल रही हो, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे डायबिटोलॉजिस्ट शुगर माफिया की बात भी करते हैं। शुगर नहीं, उस बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। कुछ भी हो जाए हमें मीठा चाहिए होता है, चाहे कोई खुशी की खबर हो, चाहे पसंद है क्या मीठा? नहीं, मैं स्वीट, मुझे भी बिल्कुल मीठा पसंद नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, ये है कि हमारे कुछ भी मीठा खाना लाजमी है ना वजह साहब। अच्छा मुझे बताएं कि मीठा खाना लाजमी नहीं है, हमने बनाया है। हमने बनाया है। लेकिन योगी साहब ये भी लोग बोलते हैं कि जो लोग मीठा नहीं खाते तभी वो इतने कड़वे होते हैं, ये ऑन अ लाइटर नोट लोग कहते हैं। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि मिठास की कड़वाहट जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। बड़ी खतरनाक होती है मिठास की कड़वाहट। जहाँ तक भी जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है कहीं ना कहीं ये हमारे पैंक्रियास को भी हिट करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज का इशू हो जाता है। यस ऑफ कोर्स। जब एंडोक्राइनोलॉजी पे बात हो रही हो, जो पाकिस्तान के कुछ मखसूस एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हैं, समशेरा साहब या प्रोफेसर जमान शेख साहब, ये लोग हैं, जब बात कर रहे होते हैं तो ये इसीलिए करते हैं। देखिए ये फिश पोज जो है ये भी काम देगा, बहुत काम देगा। अच्छा, ये क्योंकि इसमें सारा स्ट्रेच आ रहा है, आपका लोअर एब्डोमेन स्ट्रेच और ये फेस लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा पोज है। अब ये देखें, एक पोस्चर से आपके 2 से 3 आपकी जो है वो प्रॉब्लम, और इतना जा सकते हैं कि आप बिल्कुल पीछे जाएं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक कर रहा हूँ इस दफा, सारे पोज मेरे बेसिक हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो पोज मुझे मैं समझता हूँ कि मुझे देना चाहिए वो पोज है जिसमें आपका पेट दबे। अच्छा, ये शुगर का आखिरी पोस्चर होगा, जल्दी से बताइए। ब्रेक का आप अपने आप को बिल्कुल इसे चाइल्ड पोज में छोड़ दिया करें बस। चाइल्ड पोज वैसे ही है जैसे कि नॉर्मली हम सजदे में जाते हैं तो हम, मैं एग्जैक्टली यही सोच रही थी अभी कि जो सजदे में हमारा जो हम कर रहे होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी इसके लिए, ठीक है। ये आपने वो भी कहा था ना कि बाल, इसका नाम बताया था आपने पहले भी ना, बाल करिए कुछ कहलाते हैं। हाँ, वो किसी दिन प्रोग्राम करेंगे, उसको कहेंगे बालायम। बालायम। और करेगा कौन? जो खुद कैप पहनता है, ठीक है जी। वो आपको बताएगा कि बाल कैसे आते हैं।
तो कभी भी कोई खांस रहा हो तो उससे खांसी का इलाज नहीं कराते। हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का, तो जनाब कहीं जाइएगा नहीं, हम आपको और भी पोस्चर सिखाएंगे जिससे आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से कबल हम योगी वजाहत से गुफ्तगू कर रहे थे, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर बता रहे थे, डिफरेंट आसन्स या फिर पोजेस जो होते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं उनको, और कैसे हम अपने आप को ऑल्टरनेट मेडिसिन या फिर योगा के हवाले से ख़ुद को बचा सकते हैं। और ज़्यादा अगर हमें दवाइयाँ खाना पसंद नहीं है और हम चाहते हैं कि हम नेचुरल चीज़ों की तरफ रहें और नेचुरल रेमेडीज़ को ही करें। डिफरेंट उन्होंने इसमें हमें पोजेस बताए और उनकी जो रिज़ल्ट्स हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि कैसे रिज़ल्ट्स होते हैं। अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले ब्रेक में मैं और वर्दा डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे, तो एक बात मैंने ये भी योगी वजाहत से पूछी कि अगर आपको कॉन्स्टेंटली हेडेक होता है या आपको माइग्रेन होता है तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो मैं और वर्दा प्रैक्टिस भी करने की कोशिश कर रहे थे, ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए योगी वजाहत कैसे होता है। ये मैंने एक मुद्रा लगाया हुआ है, इसको महामुद्रा कहते हैं, द ग्रेट मुद्रा। महामुद्रा में रिंग फिंगर को आप नीचे लाते हैं और अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह मिला लेते हैं, ये आपका स्टाइल बनता है। और दोनों पाम इसमें यूज़ करने हैं? दोनों में करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है। और कितनी देर के लिए होना चाहिए? ये माइग्रेन बेटा ये दिन भर में तो होना चाहिए तकरीबन 45-40 मिनट, लेकिन थोड़ी देर जितना भी मौका मिले। ये देखिए मैं टर्न करके दिखा रहा हूँ, रिंग फिंगर को मैं नीचे लाया और दोनों उंगलियों को मैंने इस तरह टच किया, छोटी उंगली मेरे ऊपर है। ठीक है, ये महामुद्रा है, माइग्रेन और सर दर्द से बचने के लिए बेहतरीन है। लेकिन इसमें हेड डाउन एक पोज है, इसको एंटी एजिंग पोज मैं कहता हूँ। इत्तेफाक से वो हार्मोन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है। पहले मैं सबसे पहले जो बात हो रही थी वो बिल्कुल हार्मोन्स के लिए हमें बहुत सारे काम करना है, जिसमें मैं कह रहा हूँ पेट दबाने की बात कर रहा था। पेट दबाने का कोई भी पोज आप कर सकते हैं जिनमें से, और इसके साथ साथ साइड बेंडिंग, ये बड़ा सेफ है क्योंकि हमें देखना ही होता है कि ऐसे पोज ना बता दिए जाएं आपको जो आपके लिए इस वक्त मुमकिन ना हो, और किसी वजह से अगर आपने अपना इलाज नहीं कराया, डॉक्टर से नहीं मिले, तो कैसा ना हो कि उसका नुकसान हो जाए। तो आप साइड बेंडिंग बहुत आराम से करें। योगी वजाहत ये भी ज़रा व्यूअर्स को बता दें कि जो भी आप पोजेस बता रहे हैं उसको उसकी करेक्ट पोजीशन में करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक, मैं एंडोर्स करता हूँ आपको, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको इस तरह करें, लेकिन शुरू में आपको ये जो अंडर नी स्ट्रेच आ रहा है इसको बर्दाश्त करना है। अच्छा, मेरी तरह ये पकड़ के और यूं ग्रिप नहीं कर लेना है। आप हो सकता है आप यहाँ पे हों, आप यहीं रहें, सिर्फ इसको साइड स्ट्रेच में रखें, 10 तक की गिनती गिने या 10 सांसों पे जाएं तो बहुत अच्छा है, फिर वापस आ जाए। अब ये देखें, मैं आपको बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ, अगर आप गौर करें तो मेरा एल्बो जो है वो फ्लोर पे आ जाए, इतना। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मजीद ना जाएं। ये देखें मैंने अपने हाथ को पकड़ा हुआ है, बट मेक श्योर योर पोजीशन इज करेक्ट। जी, मैं इसमें बल खाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो है वो जबरदस्ती अपने आप, नो, मेरे लिए बहुत आसान है, इंजरी कर लें आप। ठीक है, बहुत आसान, जहाँ तक आसानी से कर सकते हैं आप वैसे करिए। थोड़ी देर इसमें खो जाए, थोड़ी देर उसको। अच्छा, योगी वजाहत ये भी बताएं कि अगर हम डिफरेंट मोड ऑफ एक्सरसाइजेस को कंपेयर करते हैं, जिसमें जिम्नेजियम की भी बात करते हैं हम और फिर योगा की बात करते हैं, ज़ुम्बा, एरोबिक्स, इसमें सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा फायदेमंद? जी, सेफेस्ट मतलब जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे इंजरी की, अगर गलत करें और इंजरी आपको मतलब ज़्यादा हो सकती है। देखें, पहले तो ये कि अकॉर्डिंग टू योर बॉडी चूज द टाइप ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं एरोबिक्स अब करूं, मुझे ताई ची बहुत पसंद है, मैं ताई ची करता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वजह साहब अकॉर्डिंग टू योर बॉडी आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, इसके लिए एग्जैक्टली ये भी एक सवाल है ना कि कैसे पता चलेगा। फार्मेसी में बहुत सारी दवाएं मिलती हैं, पता कैसे चलता है कि हम कौन सी खरीदें? इसके लिए बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर बताएगा तो ऐसे ही आप क्या उम्र का इसके साथ कनेक्शन है? बेहतर है कि जब एक्सरसाइज की बात हो तो कभी तो चले जाएं किसी ट्रेनर के पास। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि वजह साहब से आप पूछें, वो आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी के हिसाब से जो है वो कौन सी एक्सरसाइज या कौन सा योगा पोस्चर जो है वो आपके लिए बेहतर है। अब बेटा ये वाला पोज मैं बिल्कुल बिगिनर की तरह करके दिखाऊंगा। ये साइड फर्ज कीजिए, ये पकड़ नहीं पा रहे तो आप यहाँ हाथ रख लें और दूसरा हाथ ऊपर से लाने की कोशिश करें। वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए आसान है, लेकिन आपके लिए नहीं आ रहा तो आप ऐसे रोक के रहें। क्या आपकी बॉडी भी स्लोली ग्रेजुअली फ्लेक्सिबल होती है? हाँ, ये रफ्ता रफ्ता एक वक्त आएगा कि ये टच हो जाएगा और आप इसको आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट डे आप जो है पोस्चर कर रहे हैं और आप कोशिश करें कि आप वजह साहब जैसे कर लें। हर वो पोज जिसमें आप अपने आप को
अपोजिट ले जाते हैं ग्रेविटी के, वो आपको बेनिफिट देता है, जिसमें एक शोल्डर स्टैंड बहुत अच्छा है। वैसे तो हेड स्टैंड हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हेड स्टैंड आप दीवार की मदद से भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर अगर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप खुद से ही खड़े होकर, और अगर करना ही है तो भाई बिल्कुल दीवार की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि अपनी बेटियों को, बच्चियों को बेसिक बता रहे हैं, हम कोई ऐसा बेसिक पोज उसको दे सकते हैं कि जो बेनिफिट वो बेनिफिट, तो देखें वो क्या है। मैं इसके लिए कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ, याहिया फ्रॉम कराची, उनकी भी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, याहिया आप कैसे हैं? तो दादा को बहुत सलाम हो, दादा को बड़े सभी हफ्ते से हम देख रहे हैं, टीवी पे भी बहुत आते रहते हैं, और स्पेशली अलवीना को मेरा बहुत सलाम हो। अलवीना को माशाल्लाह यहाँ में देखिए बड़ी ख्वाहिशी से बात हो, ये बड़ी प्रोफेशनल है, बहुत सीरियस प्रोग्राम करती हैं, और अपने इनका सवाल का जो अंदाज है बड़ा डिफरेंट है। अच्छा, योगी से दादा से मुझे सवाल ये करना, दादा बात ये कि जो लोग, जैसे मुझे साइनस है, मेरी नाक अक्सर सुबह बंद हो जाती है, तो आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएं जिससे यानी आपका फ्लो ऑफ जो है ना, ऑक्सीजन और फ्लो ऑफ जो एयर जरा बेहतर हो जाए, यानी अगर जिसके साइनस के मरीज जो हैं उनके लिए कुछ आप बताएं मुझे। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मेरा था कि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूंगी, जिनको शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होता है या सांस फूलता है, हालांकि उनकी उम्र भी कम होती है, मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, और बहुत अच्छा कि आपने सवाल कर लिया। देखो बेटा, मैंने जो पोज इस वक्त किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पोज इत्तेफाक से एंटी एजिंग है, लेकिन ये साइनस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जिन लोगों को माइग्रेन रहता है, जब माइग्रेन ना हो तो वो ये पोज कर सकते हैं। मैंने इसको एडवांस वेरिएशन में किया है, जो बेसिक मेरी बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो इसको ऐसे कर लेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन अपने आप को जैसे नीचे छोड़ा, आप मेरी आवाज़ में भी देखें फ़र्क आ गया, क्योंकि जो मेरा नोस्ट्रल कैविटी है वो क्लियर होना शुरू हुआ, और थोड़ी देर के बाद ये नाक बिल्कुल मेरी खुल जाएगी। ये पोज सबसे बेहतरीन पोज़ों में से एक है जो हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें फाइनली एक ऐसे पोज पे जाना है, सॉरी बेटा मैं इस तरफ रहूँगा ताकि मेरा माइक जो है, और मैं हम हमारे पूरा सेट आपका ही होगी वजाहत, वो हमारी तहजीब व तमद्दुन है ना बेटा, हम पैर नहीं करते। मैं अपने दोस्त से मदद करता हूँ। माशाल्लाह, कितनी ये वरदा, कितनी जबरदस्त बात आपने। बेटा ये हमारी रिवायतें हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं, और ये हमारी तहजीब का कमाल हिस्सा है। ये स्क्रीन पे जब तक हम लोग ये मोरल्स और वैल्यूज सिखाएंगे नहीं आवाम को, तो उनके लिए फायदा नहीं होगा। तो बहुत अच्छा है कि हमारे गेस्ट भी माशाल्लाह हेड स्टैंड की जगह अगर हम शोल्डर स्टैंड कर लें तो वो सेफ है। सही, ये देखिए, और इसमें ये बिगनर्स के लिए आसानी से कर सकते हैं वजाहत साहब। और वर्दा की क्वेश्चन के बाद ये भी बता दें वजाहत साहब कि इस पे अभी स्पाइनल बात कॉर्ड पे नहीं कर प्रेशर, हाँ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर क्या पड़ता है ज़्यादा इसके ऊपर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पर्सनली अगर जब मैं कर रही होती हूँ तो मेरी मदर को अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो कहती है तुम क्या कर रही हो, ये ठीक नहीं है। ये सर्वाइकल पे सबसे ज़्यादा फर्क डालता है, जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उनके लिए सूटेबल नहीं होगा। जब ये कर लें तो थोड़ी सी देर ब्रिज पोज कर लिया करें। ब्रिज पोज ऑलरेडी हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारा प्रेशर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ आ रहा है। सो जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, जिनकी कमर में दर्द है, ये उसका इलाज है। इसके लिए पुश भी कर सकते हैं, लेकिन पुश करने की इस वक्त बेसिक में ज़रूरत नहीं है। हल्का सा अपने आप को उठाने की कोशिश करें, वही तमाम फ़ायदे होंगे जो बेसिक में आप हेड स्टैंड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको बॉडी आगे होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन आगे फेस की तरफ जाएगा, फेस यंग रहेगा, साइनस में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके ऑप्टिकल नर्व्स, आपकी नजर में, जिनका वेट ज्यादा है वो कैसे करेंगे? वेट जिनका ज्यादा है, हो जाएगी करते वेट ज्यादा है, जिनका वजन नीचे कुशन रखें, नीचे कुशन रख के करें, और थोड़ी देर रुकें, या गाँव तकिया भी रख सकते हैं, और कभी कभी अपने पेट पे हाथ फिरते रहें ताकि आपको पता चले कि इसकी वजह से कुशन रखना पड़ा। कुशन रखा हुआ है, एक कुशन ऊपर है, एक कुशन नीचे है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बेटा इसमें कोशिश तो ये करें बगैर कुशन के पुश करें, ताकि वेट देने से, एफर्ट्स करने से हमारे वजन कम होगा। सही जनाब, थैंक यू सो मच वजाहत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतने अच्छे अच्छे पोस्चर्स बताए। और अलवीना, आपको पता है नेक्स्ट सेगमेंट हमारे साथ जो है वो कौन होंगी नेक्स्ट सेगमेंट में? आप बताएं। डॉक्टर हिना होंगी हमारे साथ, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और वो हमें बताएंगी माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है, कैसे आप अपनी स्किन को जो है वो आपकी इवन टोन कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत डल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये माइक्रो नीडलिंग, ये आईब्रोज को जो डार्क करते हैं, ये वही प्रोसीजर नहीं है? नहीं, ये वो नहीं है। तो इसलिए हम आपको जो है वो करके दिखाएंगे अगले सेगमेंट में। तो इस वक्त वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारे साथ मुस्कुराती मॉर्निंग।
वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। हुस्न का राज सेगमेंट में हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर हिना सोहेल, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। तो वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप डॉक्टर हिना? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर अलवीना, आपके आस पड़ोस में भी, आपके घरों में भी, या फिर कहीं आपके रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं शादियां हो रही होंगी, और लड़कियां जो है जब शादियां हो रही होती हैं तो डेफिनेटली उनकी जो है वो शॉपिंगें जो हैं वो आखिरी दिन तक ख़त्म नहीं होती। मायूं बैठ रही होती हैं और सुबह सुबह भाग के जो है वो मैचिंग की चूड़ियाँ, दुपट्टा, ये वो एक्सपाइजी चीज़ें खरीद रही होती हैं, और शॉपिंग कर करके टेंशन में वो अपनी स्किन का जो है वो बुरा हाल कर लेती हैं, और फिर आखिर में जो है वो आती हैं कि यार हमारी स्किन इतनी ख़राब हो गई, हम क्या करें, कोई जल्दी से प्रोसीजर फिर सिंथेटिक केमिकल्स की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। कि कोई प्रोसीजर कर दे, स्किन टू टोन हो गई है, स्किन इवन नहीं है हमारी, ड्राई हो गई है, डल हो गई है थकावट से। तो ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, रोज़ आते हैं। रोज़ आते हैं? आजकल तो ज़्यादा आ रहे होंगे ना, सीजन है। रोज़ आते हैं इस तरह के, क्योंकि जो आपकी स्किन है उसको एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसको भी गज़ा की ज़रूरत होती है, जो हम मुख्तलिफ केमिकल्स लगा के, क्रीम्स लगा के, फेयरनेस क्रीम्स लगा कर अपनी स्किन को डैमेज कर देते हैं। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जब आप शॉपिंग्स के लिए मार्केट्स में जाते हैं तो पोल्यूशन, सन टैनिंग बहुत ज़्यादा, सन टैनिंग। अच्छा, और आपकी जो आप खाते हैं तो वो भी आपके फेस पे दिखता है, क्योंकि हम जब बाहर शॉपिंग पे जाते हैं तो लाजमी जो है ये जो जंक्स होते हैं ना, ये चीज़ें, ये भी हम खा रहे होते हैं, और तो वो भी स्किन पे नज़र आता है एक्ने की सूरत में। तो आप मुझे बताइए, आप क्या सजेस्ट करती हैं अगर कोई ब्राइड अगर आपके पास ऐसी आती है जो कहती है कि जी मेरी 10 दिन में शादी है और मेरी स्किन का बहुत बुरा हाल है, तो उस वक्त हम लोग बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। उस शादी में सिर्फ 10 से 15 दिन होता है ना। देखिए, अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी नहीं है, सिस्टिक एक्नी नहीं है, और उन्हें एक फ़ौरन से एक अच्छा ट्रीटमेंट कराना है, तो मैं फिर जिस ट्रीटमेंट की तरफ जाती हूँ वो है माइक्रोनेडलिंग। जरा डॉक्टर साहब सिस्टिक एक्नी को भी जरा डिफाइन कर दें, क्या है? सिस्टिक एक्नी वो होती है जो अंदर बहुत हार्ड सा एक पोर्शन आपको फील होता है, हार्ड वाला सिस्ट होता है, कील जिसे कहते हैं, जिसका मुंह नहीं बना हुआ होता है, जिसमें से पास ब्लड रिलीज नहीं हो सकता, हार्ड होता है, रूजुशिया होता है, साथ में रेडनेस हो रही होती है, एंड मल्टीपल एक्नी है, तो उन्हें तो डेफिनेटली अपनी शादी से कम 3 महीने पहले आना चाहिए। क्या आप इस किस्म के पेशेंट्स को डिस्करेज कर रही होती हैं कि आप पहले से आपने ख्याल रखना है, लास्ट मोमेंट के ऊपर नहीं आना आपने? क्योंकि ये कोई फेशियल तो नहीं है ना, और फेशियल के भी समटाइम रिजल्ट बहुत बुरे आते हैं अगर स्किन पे एक्नी और आप फेशियल कराते हो, क्योंकि फेशियल की हर क्रीम में ऑयल मौजूद होता है, और जब डिपॉजिट होता है स्किन में तो नए एक्नी पॉप आउट हो जाते हैं। तो अभी आप इस पे क्या प्रेफर करेंगी? अगर इनका देखिए, वैसे इनके स्किन पे कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके ये ब्लैक हेड आप देख रहे हो नोज़ पे, सही, फिर इनके फोरहेड पे एक्नी है, एक्नी के निशान भी हैं, स्पॉट्स भी हैं, और सिर्फ फोरहेड पे ही इनके एक्नी, और स्किन टू टोन है, स्किन टू टोन है। और दूसरा ये कि इनकी स्किन जो है, अभी देखिए कहीं से आपको ड्राई लग रही होगी बहुत ज़्यादा, या अराउंड माउथ डार्क है, फोरहेड पे से डार्क है, कुछ एरिया डार्क है, कुछ लाइट है। लेकिन ये टीन एज में लग रही है अपनी, तो ये अपनी टीन एज में लग रही है, क्या ये एज इनकी प्रोसीजर है? बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। इसका काम सिर्फ इतना है, केराटिनाइजेशन। केराटिनाइजेशन कहते हैं कि स्किन सेफली पील ऑफ हो जाए। अच्छा। जब हम ये प्रोसीजर करेंगे, हल्की सी रेडनेस आती है, और उसके बाद 1 से 2 दिन स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, फिर फेस वॉश करते हुए वो उतरती रहती है स्किन। तो आपको मॉइस्चराइजर कंटिन्यू जो है वो मॉइस्चराइजर लगाना होता है अगर रेडनेस आ जाए, क्योंकि इनकी स्किन पे इतना मसला ही नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इनको मतलब डीप पेनिट्रेशन करूँ नीडल्स की, इनको बहुत लाइट होगा, और ये एक सेशन ही इनके लिए ना इनफ है, 2 महीने 3 महीने के लिए इनफ है। अगर मज़ीद चाहें तो ये 15 डेज़ के बाद एक और ले सकती हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, स्टार्ट लगाना चाहिए, बातें भी करते रहेंगे हम, हमारे पास टाइम कम रह जाएगा, बातें खत्म नहीं होंगी। देखिए, जहाँ पे हुस्न की बात आती है ना और आपकी खूबसूरती की बात आती है, वहाँ जो है वो इतने ढेरों सवाल उठते हैं कि हम फिर खामोश नहीं हो सकते। तो अभी यहाँ पे हमें जो है वो वक्त का प्रॉपर भरपूर इस्तेमाल करना है, मैनेजमेंट करनी है। जी बिल्कुल। मैं इनको ये नीडल यूज़ कर रही हूँ, उसमें 36 नीडल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा। और इनकी लेंथ आप देख लें, अगर हम फुल लेंथ करें तो ये बहुत डीप पेनिट्रेशन होती है। इनको मैंने 1 पे रखे, 0.5 to 1 जो है mm काफ़ी है इनके लिए। लेकिन इनको आपने कहा कि इतना डीप हमें करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। तो हम इससे मज़ीद मैं से 1 से भी कम कर रही हूँ। आप इनकी वो नम नहीं करेंगी? नमिंग हमने कर ली है इनको। अच्छा। पहले जी ब्रेक पे जब हम थे तो उन्होंने पहले से इनको क्लेंस करके और नम जो है वो स्किन कर दी। नमिंग करना बहुत से लोग नहीं भी करवाते, अगर हम 0.5 और 1 के दरमियान करें, यानी इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त हो रहा होता है। हाँ, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैंने नीडल इनकी लगा दी है, तकरीबन 1 पे ही मैंने रखी है, ठीक है।
उसके बाद ही हम हल्का सा इनको जो है कि एक्सट्रैक्ट जेल है इंस्टेंट क्लेंजिंग के लिए, ठीक, ये इनको बस लगाना है। अच्छा ये इसका ये क्लिनजिंग ही इसका पर्पस है? इसमें बेसिकली नहीं, ये बहुत सही चीज़ों के लिए अगर आप इसे नहीं ओवरनाइट लगाएं, इसमें बेसिकली एक्सट्रैक्ट है, हर्ब्स एक्सट्रैक्ट है और हर्ब एक्सट्रैक्ट प्योर काम करती जाएं और साथ साथ हम आपसे दोनों क्वेश्चंस करते रहेंगे क्योंकि और ब्रेक भी आ ये गया जो है है आपकी स्किन पे जो है जब एब्जॉर्ब होता है जी, तो एंटी रिंकल भी बहुत अच्छा है, स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो भी करता है। टीन एज के जो स्पेशली जो खवातीन हैं, बिल्कुल यंग बच्चियाँ जो हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये। अच्छा, आप प्रेफर करती हैं कि टीनेजर्स को इस तरह की जो है वो अगर ज़रूरत है तो करना पड़ती है? मुझे पता है वर्दा की, क्योंकि आजकल ना बच्चे जो है ना टीन एज के बच्चे ना वो यू नो मेकअप हर चीज़ अप्लाई ज़रूर करते हैं, फिर पोल्यूशन, डेली स्कूल जाना, कॉलेज जाना, उसके बाद सही तरह क्लेंजिंग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट निडलिंग स्टार्ट कर देंगे अभी जी। उसके बाद मुझे जाना है ब्रेक पे, ओके, और फिर ब्रेक से वापस आके करते हैं। चलें, हाँ, आप ये अप्लाई कीजिए, आप दिखाइए, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं, फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो हम नीडलिंग प्रोसेस दिखाएंगे। सही है, चलें जी। अब ये क्या लगा रही हैं आप? ये मैं लगा रही हूँ अल्फा हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, ये हाइलुरोनिक एसिड लगा रही हैं, ठीक। चलें जी, ठीक है, ताकि स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, पोर्स को श्रिंक करता है, एंटी रिंकल भी होता है, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि विंटर का सीजन शुरू हो चुका है, सही, तो अगर आप AHA यूज़ करें तो उससे स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है। और कितनी देर लगा के रखना है? बस ये मैं फौरन ही प्रोसीजर करते हुए भी अप्लाई करती हूँ। प्रोसीजर करते हुए भी आप पेनिट्रेट करेगा ना, अभी तो मैंने स्किन पे ये लगा लिया इनफ है, लेकिन अगर हमें पेनिट्रेट करना है तो बाई नीडल्स करेंगे ना इसे, ठीक ठीक, तो प्रोसीजर करते हुए भी मैं इसको लगाऊंगी। चलिए जनाब, सही है। आप जब तक इसको लगाइए और फिर हम लेते हैं एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नीडलिंग प्रोसीजर। सी यू आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और अब आप देख रहे हैं जो अगला शॉट होगा वो देखिए। ये यहाँ पे चल रही है माइक्रो नीडलिंग, जिसमें आप देखें ये कंटिन्यू सीरम लगा रही हैं और साथ साथ जो है वो प्रोसीजर भी कर रही हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये हमें 7 से 8 मिनट तक करना होता है, तो इसलिए हमने जैसे ही हम ब्रेक पे गए थे हमने स्टार्ट कर दिया था ताकि हम जो है वो टाइमली एंड कर सकें, और क्योंकि फिर मास्क भी लगता है इसके बाद। और डॉक्टर साहबा, ये जो हाइलुरोनिक एसिड आप एज अ सीरम लगा रही हैं पेनिट्रेशन के लिए, इसका बेसिक पर्पस क्या होगा? अनइवन स्किन टोन को बैलेंस करना, ये सबसे ज़्यादा स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है, नैरो करता है। अभी क्योंकि टीनेजर है ये बच्चे, तो इनको जो मुझे जो इनके फेस पे 2 चीज़ें नजर आई, एक ये कि ब्लैक हेड इनके ज़्यादा है नोज पर स्पेसिफिकली, एज वेल इवन टोन स्किन नहीं है, तो और ड्राइनेस भी है कहीं ना कहीं, ड्राइनेस भी है, मिक्स्ड है स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। आपको दर्द तो नहीं फील हो रहा? क्या और कैसा फील हो रहा है? नहीं, नॉर्मल है, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा मेरे को। नॉर्मल है, कुछ फील नहीं हो रहा? नहीं, अभी कुछ फील नहीं हो रहा। सही। आप ये देखिए प्रोसीजर इतना आसान है, लाइक आसान तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि इट्स बेरेबल, आपको ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है या बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कह रही है 0.5। आपने कभी करवाया? नहीं, मुझे तो देख के डर लग रहा है। अलविदा डर के मारे नहीं यूँ खड़ी हुई है नीडल्स देख के, नहीं। वो कह रही है 0.5 और 1 तक की मैं नीडल्स यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए उनको पेन बर्दाश्त होगा। और ये है ना, कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं आपको कम से कम भी, अगर आपको अपनी स्किन अगर मैं ये जो पेशेंट है इनकी बात करूँ तो अगर ये महीने में 2 सेशन भी लें, 2 से 3 टोटल सेशन, तो इनके लिए इनफ होगा पूरे साल के लिए। यानी कि अभी जिनकी शादियाँ होने वाली हैं और उन्होंने अपनी स्किन जो है वो शॉपिंग कर करके ख़राब कर ली है, तो वो अगर 2 सिटिंग्स करवाएं ये, तो उनको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ऐसा है? बिल्कुल नज़र आएगा वाज़ेह फ़र्क। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो सिटिंग्स की अगर पर्टिकुलर नंबर होता है तो वो कहते हैं 4 to 6 जो है आपके लिए परफेक्ट नंबर होता है। 4 to 6 होते हैं, लेकिन नॉर्मली 6 पे जाते हैं। अगर पेशेंट की उम्र काफ़ी कम है और उसकी स्किन भी इतनी बुरी नहीं है तो फिर आप उसको 2 से 3 रेकमेंड करें। 2 से 3 करते हैं बिल्कुल। स्किन देख के भी डिपेंड करता है ना, कि अगर आप बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत ही नहीं होती है इतनी। एक ही बात देखिए, अब जैसे टीन एज है बच्ची, इनकी स्किन पे कुछ मैंने कहा ना कि एक ब्लैक हेड और एक अनइवन टोन है जी, लेकिन इस एज में एक्नी भी बहुत होते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्नी होते हैं, सिस्टिक एक्नी भी होते हैं, पेस्ट्यूल भी होते हैं, पस वाले एक्नी, तो उनको ज़रा में पहले थोड़ा वेट करना पड़ता है कि स्किन थोड़ा सा जो एक्नी है वो ड्राई हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ये प्रोसीजर करते हैं, तो उससे जितने स्कार होते हैं एज वेल पिट मार्क्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
जी बोले आप। ये मैं कह रही थी कि हमारा ये यूजुअली टी जोन जो है, ये एरिया टी जोन कहलाता है, ये बहुत डार्क हो जाता है। डार्क भी होते हैं इस वजह से कि ये एरिया अमूमन ऑयली होते हैं और मुसलसल आपकी स्किन पे स्मोक, डस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड डिपॉजिट होता रहता है। दैट्स वे कि एरिया डार्क होते हैं। इसका जो दूसरा वजह जो है, इसकी दूसरा कॉज जो है वो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उनका अराउंड माउथ एंड फोरहेड डार्क होता है, स्पेसिफिकली अराउंड माउथ। अच्छा, हम सिम्टम्स की भी बात कर रहे थे ना इससे पहले सेगमेंट में वर्दा, तो ये एक सिम्टम ये भी है कि टी जोन एरिया अगर डार्क हो रहा है। अच्छा, और अगर आप देखें ध्यान से, अगर आपका क्लोज शॉट बनाए तो मैं दिखाना चाहूँगी कि इनकी स्किन जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है पील होती हुई। अगर हम मशीन में भी दिखाएं तो इनको रेडनेस आ रही है, ठीक है, लाइट सा एरिथमा आया है और यही स्किन अभी जो रेड हो रही है हल्की सी डार्क हो जाती है 2 या 3 दिन बाद, ठीक है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं पेशेंट को कहती हूँ उससे बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यही स्किन आपका फेस वॉश करते हुए जो है पील होगी। और इससे भी साइड इफेक्ट्स हैं डॉक्टर हिना? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ह्यूमन एरर हो सकती है, ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकती है कि मैं 10 मिनट का प्रोसीजर आधे घंटे तक करती रहूँ, तो दिस इज़ ह्यूमन एरर। कि ये हमें पता होना चाहिए कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं हमें कितनी देर करना है और किस स्किन पे किस इंटेंसिटी से करना है। यानी जो पेशेंट है उसको पहले से उसको मालूम होना चाहिए कि वो किस प्रोसीजर की तरफ जा रहा है और उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकता है, टाइम लिमिट क्या पेशेंट, मैं कहूँगी पेशेंट ज़्यादा आपको ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिस जगह आप जा रहे हैं प्रोसीजर करवाने, जिस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो रेप्यूटेड है और ऑथेंटिक है जी। ये मेन चीज़ होती है। पैसे ना बचाएं अपने, हाँ, बराए मेहरबानी पैसे ना बचाएं जब आपकी स्किन और बालों का मामला हो। अभी आप सब पूरा क्लेंस कर रही हैं? जी जी, ये क्लेंस कर दिया है। अभी भी देखें कि स्किन अलविना, देखें इनको इंस्टेंट रिजल्ट फील हो रहा है। आप देखें बहुत फ़र्क पड़ा है इनकी स्किन पे। आप देख रहे हैं कैमरा में, आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। फिर देखिए इनकी स्किन पे वाकई फ़र्क नज़र आ रहा है, क्लियर विजिबल है। जी, वाइटनिंग का शीट मास्क लगा रही हूँ। ठीक, तो अभी ये चारकोल मास्क है बेसिकली जो आप लगाने जा रही हैं और इसका पर्पस वाइटनिंग है। इसका पर्पस वाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अच्छा, इसके बाद आप कुछ सूदिंग अप्लाई नहीं करेंगी? जी बिल्कुल करूँगी मैं, ये सूदिंग लाई हूँ, ये मैं अप्लाई करूँगी। तो अभी ये चारकोल मास्क मेरी हेल्प कीजिए इसकी तरफ चले, इस पे वर्दा विल हेल्प यू आउट। और मीनवाइल आप कुछ और अगर पेशेंट्स को सजेस्ट करना चाहती हूँ तो वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले यही जो भी मैंने बात की कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर स्किन ड्राई हो जाए, स्किन डार्क हो जाए तो ये 2 या 3 दिन आपकी सिर्फ रहती है, उसके बाद ये जो मास्क अभी आप डॉक्टर साहिबा लगा रही हैं, ये नॉर्मली मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। जी जी, और इसका पर्पस क्या, वाकई कुछ इफेक्ट आता है अगर आप इसको? देखिए, कोई भी मास्क होता है ना आपका, आप चाहे क्रीम मास्क लगाएं या पीलिंग ऑफ लगाएं या शीट मास्क लगाएं, उसमें सबसे पहला काम होता है स्किन को मॉइस्चराइज करना, पोर्स को क्लोज करना, जो किसी भी प्रोसीजर के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाए। अच्छा, इसको शीट मास्क कहते हैं? हाँ, इसको शीट मास्क कहते हैं। ये नॉर्मली जो आपका बनता है डिफरेंट तरह के फ्रूट्स होते हैं उनके, या जैसे चारकोल है उनके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर हिना, मुझे ये बताइए कि आपके पास कौन सी सीज़न में ज़्यादातर जो है वो क्लाइंट्स आते हैं डिमांड करने के लिए आपसे इस ट्रीटमेंट की, इस प्रोसीजर की? यानी कि यही सीज़न चल रहा होता है या पूरा विंटर्स में या फिर समर्स में भी होते हैं? प्रोसीजर है, क्योंकि सिर्फ माइक्रो निडलिंग नहीं है, डिफरेंट प्रोसीजर हैं और हर तरह के पेशेंट होते हैं आपके फेस लिफ्ट से लेकर और स्किन एक्ने एंड स्कार। यूजुअली शादियों में ज़्यादा डिमांड है, सबको ज़्यादा वो होता है, डिमांड बढ़ जाती है। हाइड्रा फेशियल एंड माइक्रो निडलिंग के स्किन बहुत ग्लोई नजर आए या बीबी ग्लो है, और उसके लिए आते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट। कि शादी जो है वो एक ऐसा ज़िंदगी का, आपकी दिन जो ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है और हर कोई चाहता है कि उसमें वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। और अगर शादी की बात करें, याद आया तो मलाला यूसुफजई भी जो हैं वो निकाह के बंधन में जो है वो बंध गई हैं माशाल्लाह से। और अगर कुछ पिक्चर्स भी हैं हमारे पास, अगर हम दिखा सकते हैं तो प्लीज़। अच्छा जी, अभी नहीं है तो अच्छा, ये कितनी देर तक लगाएंगे आप ये मास्क? 10 to 20 मिनट्स। 10 to 10 मिनट्स आप लगाएंगे, या फिर हल्का ड्राई होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इसको हटा सकते हैं। सही, आप ये देखिए इनको मास्क लगा हुआ है। जब हम मास्क हटाएंगे उसके बाद इनको मैं कोई भी जो है एंटीबायोटिक क्रीम या एंटी एलर्जी क्रीम, जिसे हम सूदिंग क्रीम कहते हैं, सूदिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। अच्छा, जो एलोवेरा मार्केट में अवेलेबल होता है, क्या वो भी एज अ सूदिंग यूज हो सकता है? एलोवेरा जेल? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये ब्लैक कलर का होगा क्योंकि ऊपर चारकोल लिखा हुआ है। जी जी, ब्लैक भी आते हैं इसमें, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट हैं। चलें जी, जब तक ये मास्क उन्होंने लगाया हुआ है हम 8-10 मिनट के लिए इनको छोड़ेंगे। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से कबल हम आपको प्रोसीजर दिखा रहे थे और प्रोसीजर में डिफरेंट स्टेप्स भी हमने दिखाया, आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताए और ये भी बताया कि इसकी सिटिंग्स जो हैं वो कितनी हो सकती हैं और डिपेंड करती हैं पर्टिकुलरली पेशेंट के ऊपर। दूसरी तरफ आपको हमारे सेट पर वर्दा अपने उसी प्रोसीजर के साथ देख रहे हैं कि उसका अब इख्तिताम होने जा रहा है और दूसरे यहाँ पर जो है इस एरिया में हम लोग कुकिंग की तरफ भी आएंगे। कुकिंग के हवाले से हम जब बात करते हैं, मुनीज़ा आप सेट पर मिसिंग थी, आज आपका हफ्ते में पहला दिन है, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया आपका। और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मेरा वैसे भी आपके साथ फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है, इससे पहले वर्दा आपको होस्ट करती रही है क्योंकि अब मैं और वर्दा साथ साथ हैं, तो डेफिनेटली कभी नहीं। अलवीना, मैंने आपको भी किचन में खड़ा किया कि मुझे पता है आपको कुकिंग नहीं आती ना, अभी आपसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना अलवीना को भी जो है वो किचन में मुनीज़ा के साथ जो है वो खड़ा कर दे ताकि थोड़ी सी अलवीना भी कुकिंग सीख जाएंगी। फिर घर में जाके जो है ना फिर आप भी कुकिंग थोड़ा सा ट्राई करना, कुछ तो फायदा हो। बिल्कुल, कुछ तो फायदा हो। और अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि मैं बना लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बना सकती, लेकिन ये होता है कि लंच का अगर मैं कहूँगी तो मैं दूंगी आपको डिनर। ऐसा वो भी डिनर बताएं अलवीना, जैसे ब्रेक में बता रही थी डिनर में अगर आप क्या देंगी, स्पेशल बताएं। चावल को भी मुझे इवन मेरे कुछ फॉरनर फ्रेंड्स हैं उनको मैं बता रही थी, मैंने पिक्चर भेजी कि ये देखें मैंने आज एक्सपेरिमेंट किया वेजिटेबल बिरयानी का, तो आगे से मैंने कहा बट इट टुक मी टू कुक फॉर लाइक ऑलमोस्ट 6 आवर्स। सब डर गए, सारे कह रहे हैं 6 आवर्स। अलवीना क्या हो गया, चावल है ये? अच्छा, इसीलिए मैं यहाँ पे ना, मैं आप लोग को इसीलिए तो जल्दी जल्दी क्विक रेसिपी सिखाती हूँ, तो अलवीना का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि अब इनको भी क्विक रेसिपीज़ हम सिखाएंगे ताकि जो 6 घंटे इन्होंने किचन में बर्बाद किया ना वो ये जल्दी से बना के और फिर बाहर निकल जाए और अपना टाइम दूसरी चीज़ों में लगाए। सही सही मुनीज़ा, अभी हम पहले ये प्रोसीजर खत्म कर देते हैं अपना, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जी डॉक्टर हिना, मास्क लगाया बेटा, आप अपना फेस ऊपर रखिए ताकि हम दिखा सकें। ये इनका हमने मास्क या रिमूव, ठीक है, देन क्लीन इट। अच्छा, इसको आप टिश्यू पेपर से जो है वो अच्छा आप इनका डिफरेंस देखें कॉम्प्लेक्शन में, पहले जो दिखाया था और आप देखिए कितना फ़र्क आ रहा है। इनकी स्किन स्मूथ लग रही है, मुझे देख के यहाँ से वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है इसमें। और ये जो थोड़ी बहुत जो टू टोन स्किन थी वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गई है, और बाकी अगर एक और सिटिंग होगी तो ये कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब इस पर आप सूदिंग लोशन अप्लाई कर रही हैं? सूदिंग क्रीम लगा रही हूँ। अच्छा, सूदिंग क्रीम अप्लाई कर रही हैं आप। ये बेसिकली दिस इज एंटीबायोटिक। आप देखें, आप मॉनिटर पे देखें, मैं देख रही हूँ कि देखें कितनी माशाल्लाह से इनकी स्किन जो है वो क्लियर हो गई है। जिस वक्त इनका प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा था उस वक्त इनकी स्किन डल भी थी, ड्राई भी थी और अनइवन भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप देखें सिंगल सिटिंग में इनके फेस पे जो है वो कितना फ़र्क आया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना फ़र्क आया है। सामने देखिएगा थोड़ा सा कैमरा में, ये देखिए, देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। और ये देखें, थैंक यू डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू डियर। आप बताओ कैसा महसूस हो रहा है आपको? माइक लेके आऊँ मैं ताकि आप मुझे बताओ आपको आपके फेस पे डिफरेंस देख के कैसा लग रहा है। ये लीजिए, आपने आपको देखो, वो देखो सामने, यहाँ देखिए कैमरा में देखें। हाँ, अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छी फीलिंग आ रही है जी। और कोई सेंसेशन, कुछ बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रही? नहीं, नॉर्मल सा लग रहा है। नॉर्मल सा लग रहा है, बिल्कुल। आप देखें कितना आसान प्रोसीजर है। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच। और आपने इतना अच्छा प्रोसीजर हमें जो है वो करके दिखाया और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अवेयरनेस हुई, मेरी बहनों को, कि किस तरह से आप जो है वो माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर जो है वो करवा सकते हैं, स्पेशली अगर आपके घर में रिसेंटली अभी शादी होने वाली है, बहन की, भाई की, या खुद दुल्हन बनने वाली हैं। तो अब चलते हैं अलवीना की तरफ और देखते हैं आज वो मुनीज़ा के साथ क्या बनाना सीख रही हैं मिलके। अच्छा, आज अलवीना हमारे साथ है तो हम थोड़ी सी ना और थोड़ी मुश्किल रेसिपी सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत आसान तरीके से, ताकि जो है ना अलवीना भी जाके बनाए अपने घर पे ना। अच्छा, मैं सिखाऊंगी तो आप बनाएंगी ना? कटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओए होए, नहीं, आप सब आपको हम ट्रेन करेंगे यहाँ पे ना, आप बेफिक्र हैं, आप घर पे भी एक्सपर्ट की तरह बनाएंगे इंशाल्लाह। आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, आज से ट्रेनिंग स्टार्ट है। हम 2 शेफ मिलके तुम्हें भी शेफ बना देंगे। हाँ बिल्कुल, आपको भी हम शेफ बना देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, जिन लोगों की कटिंग परफेक्ट नहीं होती उनकी सही हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? परसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होगी इसमें? कटिंग करवाओ। हम अलवीना को ना यहाँ पे कटिंग करवाएंगे पहले और फिर उसके बाद जो है ना हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैंने लिया है करेला, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, क्योंकि आज बन रहे हैं कीमा भरे करेले और बहुत लोगों के फेवरेट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसमें कड़वाहट आ जाती है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो मैंने क्या किया, करेले की जो स्किन थी ना उसको पील कर ली और जो डार्क ग्रीन पार्ट था वो बिल्कुल ज़्यादा रिमूव कर दिया और लाइट ग्रीन पार्ट आप देख सकते हैं वो रखा है, ठीक है? साथ ही मैंने उसको सीडलेस कर लिया, यानी कि इसकी सीड्स
सीड्स, जो अंदर के बीज थे वो भी मैंने निकाल दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिए और इसके ऊपर लगाएंगे हम हल्दी और नमक। उससे क्या होगा अलवीना, आप गेस करें क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? गेस करें, करेलों के साथ अगर हम हल्दी और नमक लगाएंगे तो क्या होगा? क्या बिटरनेस कम होगी? जी ये तो कम आ रहा था मैंने कॉमन सेंस को यूज करके, हालांकि मुझे मालूम नहीं था। तो हमने इसको जो है हल्दी और नमक लगाएंगे। लाजिम अपने ग्लव्स पहनने क्योंकि आपके, ताकि जो है वो हाथ पीले पीले ना हो जाए, ठीक है। इसको हमने अच्छे से हल्दी और नमक लगा के आराम से 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। लेकिन मुनीज़ा इसकी बिटरनेस भी बहुत अच्छी लगती है। आपको क्या करेले, पहले तो मुझे बताएं, पसंद है? मुझे करेले बेइंतहा पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हल्की कड़वाहट आनी चाहिए, मज़ा आता है, मज़ा आता है, लेकिन मैं बगैर कड़वे। अच्छा, मुझसे वर्दा ने शेयर किया क्योंकि ऑब्वियसली हम भी सीख रहे होते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझसे शेयर करी करेलों के हवाले से, तो अब हम इनसे पूछते हैं कि क्या है, जल्दी से बताएं आप। नहीं, हम बात कर रहे थे कि करेले जो हैं वो गारंटीड, अगर आप चाहते हैं कि शर्ती अगर आप किसी शर्त लगाएं करेले कड़वे ना हो, तो उसके लिए हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं जो करती हूँ, मैं करेलों को जो है नमक लगा के रखने के बाद है इसको उबाल लेती हूँ। उबालने कहूँगी, मैं कहूँगी ब्लांच कर लेती हूँ, क्योंकि हम पानी को उबालते हैं, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ और 1 चम्मच अचार आपके पास जो भी मौजूद है घर में, आप वो डाल दीजिए और उसमें जब पानी में उबाल आ जाए आप करेले डाल दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, और 2 दफ़ा आप इस तरह से कर लीजिए, फिर पानी फेंक दीजिए, स्ट्रेन कर लीजिए, फिर दोबारा से कीजिए, तो करेले जो हैं वो कभी भी आपके जो है वो कड़वे नहीं होंगे। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, और इस तरह से जो है वो कड़वाहट को मिठास काटती है। लेकिन वर्दा, जिस तरह आपने ब्लांच करने की बात की, क्या उससे न्यूट्रिएंट्स सारे नहीं चले जाएंगे करेले के? ब्लांच करना कभी भी नहीं उबालना में डिफरेंट। हम देखिए आज अब अलवीना के साथ ना आप लोग की भी नॉलेज में इजाफा होगा, क्योंकि वो समझे ना कि वो वाला बच्चा है, भी इनको कुछ पता नहीं है, तो वो सब बेसिक से बताएंगे। वैसे तो हम ब्लांचिंग का बता चुके हैं। ब्लांच करना इज कि आपने पानी बॉईल हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ ब्लांचिंग, बट व्हाट आई वांट इज कि व्यूअर्स को भी मालूम हो, मुझे भी मालूम हो कि आखिर ब्लांचिंग और बॉइलिंग जो है उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स मतलब डिफरेंस होता है? बॉइल में आपके न्यूट्रिएंट वैल्यूज जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, ब्लांचिंग में कभी भी नहीं जाते। और जब तक मुनीज़ा इसका क्या करेंगी आप? अच्छा, मैं जो है बिल्कुल अभी फ्राई नहीं कर रहे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, क्योंकि फौरन हमें जाना है ब्रेक पे। तो जनाब मुनीज़ा जो है जब तक उसको करेलों को रख के क्या कर रही हैं? अभी मैं कीमा बना रही हूँ, ब्रेक के बाद बनाते हैं। आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक के से वापस आएंगे, फिर करेंगे मजीद बात करेलों के फायदे के ऊपर। जी, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से कबल हम मुनीज़ा से बात कर रहे थे करेलों के हवाले से, करेले के हवाले से न्यूट्रिशन के ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि दिस सेट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय फटायर। और वर्दा, बर्तनों का भी बता दीजिए। हाँ, बर्तन जो है वो इतने खूबसूरत बर्तन आप देख रहे हैं जिसमें हम जो है वो कुकिंग कर रहे हैं, नॉन स्टिक है, ये SK जो है वो कुकवेयर की तरफ से है। और जी, आप कुछ सवाल करना चाह रही थी करेलू के? एग्जैक्टली, मैं ये सवाल करना चाह रही थी। मुनीज़ा ने जब बताया कि सॉल्ट और टर्मेरिक हम डालेंगे इसकी बिटरनेस को कट करने के लिए, बहुत सारे लोगों को कड़वे ही पसंद है, लेकिन जिनको पसंद नहीं है तो वो इसको इस स्टेप को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ज़्यादा सॉल्ट डाल दें जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनके लिए तो फिर ख़तरनाक हुआ ना। तो उसका हल अभी हमने ब्रेक में, आपने मुझे देखा होगा इसको वॉश करते हुए, ठीक है। तो इसको हमने वॉश कर लिया, 15 to 20 मिनट्स आपने रखना है। उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया और टिश्यू से जो है ना टैप करके किचन टॉवल से इसको सुखा लिया मैंने, तो ये बिल्कुल सूख गए हैं, ठीक है। इधर हमने कीमा क्या किया, हमने स्टार्ट कर दी थी रेसिपी। हमने क्या किया, ऑयल लिया, ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसमें मैंने तमाम मसाले यानी कि लाल मिर्च 1 टीस्पून डाली, धनिया जीरा पाउडर डाला 1 टेबल स्पून, हल्दी डाली 1 टीस्पून, सॉल्ट डाला 1 टीस्पून, आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च 1 पिंच डाली, ठीक है। और उसको मसाले को हल्का सा भून के और फिर इसमें मैंने कीमा डाल दिया, ठीक है। अब हमारा कीमा इस वक्त पक रहा है, जैसे ही कीमा हमारा भुन जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो हम हमारे करेलों में इसको फिल करेंगे और उसको धागे से लपेट देंगे और फिर हमारे करेलों को हम करेंगे फ्राई, ठीक है। और फ्राई करने से भी जो है वो इनकी कड़वाहट जो है वो कम होती है मज़ीद। और ना, और जनाब हम जब ब्रेक पे जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था हम करेलों के बेनिफिट्स के बारे में आपको बताएंगे। ये तो हम सब जानते हैं, करेले जो हैं वो जब जिनको डायबिटीज़ होती है उनको ज़्यादातर करेले का जूस सुबह सुबह पिलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है तब भी आप जो है उसका इंटेक कर सकते हैं और आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो मेनटेन रख सकते हैं।
कुछ पिक्चर्स भी मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ करेले कीमा ही जो है वो आप बनाएं भर के, आप जो है वो इसको बैंगन में भी बना सकते हैं स्टफिंग करके कीमे की। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस पर बैंगन में जो है वो कीमे की स्टफिंग हुई हुई है। और ये देखें आप, ये प्याज है, मशरूम से भी कर सकते हैं आप जो है ये शिमला मिर्च जो कैप्सिकम है कोई भी आप ले सकते हैं, हरी शिमला मिर्च में भी हम जो है वो कर सकते हैं। कीमे की स्टफिंग करके ऊपर से चीज़ डाल के आप जो है इसको बेक भी कर सकते हैं। और ये देखिए जुकीनी है, आप तुरई में भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो तुरई बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप तुरई में भी जो है वो बना सकते हैं और मल्टीपल स्टफिंग कर सकते हैं। आप देखें चीज़ के साथ भी किया हुआ है। अलवीना आप देख रही हैं? जी जी मैं यही देख रही थी, ओलिव्स भी हैं, चीज़ भी है, सिर्फ कीमा जो है जो मिन्स मीट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। एग्जैक्टली, बीन्स भी हैं आपके पास, कॉर्न्स भी दिख रहे हैं एग्जैक्टली। और दूसरी पिक्चर दिखाइए, ये देखें, मैंने कहा था तोरई के अंदर भी आप स्टफ़ कर सकते हैं। वो देखिए ऊपर टोमेटो के अंदर भी आप कर सकते हैं, कैप्सिकम में भी आपने किया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास येलो बेल पेपर है तो उसमें ही करें, आप हरे में भी कर सकते हैं। और यह है क्रीमी रोस्टेड रेड अनियन, यानी कि अनियन के अंदर भी जो है वो आप स्टफिंग करके ऊपर से चीज़ डाल के आप उसको हल्का सा जो है वो बेक कर लीजिए, बहुत ही यमी लगता है। ये देखिए नीचे रेड ग्रेवी के साथ आपने लेयर किया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो बैंगन के अंदर स्टफिंग की हुई है, ऊपर से चीज़। ओहो चीज़, आप यानी वेजिटेबल्स को भी इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वेज हैं और आपका खाना बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा। नहीं, बहुत मज़े का बनता है। और ये देखें आपके सामने तमाम जो है वो देखिए एवोकाडो भी कुछ पीसेस में दिख रहा है। एवोकाडो क्योंकि यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत महंगा भी होता है। हाँ, तो सिर्फ 3000 के 3 छोटे से पीसेस इतने से आते हैं। अच्छा, वो भी पता है फ्रेश नहीं होते, अच्छे नहीं होते टेस्ट में, यानी कि यहाँ पे जब वो आते हैं तो इतने ज़ाहिर है मैक्सिको से, कोस्टा रिका से, यूएस से आ रहे हैं और कितने महंगे भी पड़ जाते हैं। जो है वो जब तक यहाँ बेचारे पहुँचते हैं तो उनका कुछ और ही हाल हो जाता है। जो आपके इजीली आपके बजट में हो, आप उसमें रहते हुए जो है आप जिस हिसाब से चाहें आप स्टफिंग कर सकते हैं वेजिटेबल्स के अंदर। और ये देखें शकरकंदी, ये शकरकंदी में भी जो है वो फिल किया हुआ है चीज़ के साथ। अच्छा लगेगा शकरकंदी में? क्या आपने बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करेगा? बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करेगा अलवीना, क्योंकि आप देख सकती हैं जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसमें हमने कोई मसाले नहीं डाले हुए, आपने जस्ट सिंपल शकरकंदी को जो है वो बेक किया है हल्का ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। बॉईल कर सकते हैं आप उसको और फिर उसके बाद उसमें जो भी स्टफिंग आपने बीन्स की करनी है, हल्का सा आपने पेपरिका पाउडर डाला, कुछ भी डाला, ये एवोकाडो आ गया आपका। जबरदस्त। आपको अच्छा लगता है एवोकाडो? मुझे इतना पसंद नहीं है, बस सही है। इतना कोई टेस्ट तो इसका होता नहीं है, लेकिन जो इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है बहुत जबरदस्त। हाँ, मैं एवोकाडो का शेक बहुत मजे का होता है, मैंने पहली बार दुबई में पिया था। हाँ, मैं एवोकाडो का शेक बहुत पीती हूँ शौक से। मुनीजा कहाँ तक पहुँचा? अच्छा जी, देखिए हमारा कीमा ऑलमोस्ट डन है, भुन रहा है बिल्कुल। इसको हम थोड़ा सा ड्राई कर देंगे, उसके बाद इसी कीमे को हम ग्रेवी में भी पकाएंगे तो बड़ा मज़ेदार सा हमारा कीमा करेला बन जाएगा इंशाल्लाह। तो अलवीना को आज हम खिलाएंगे भी यहाँ पर, ठीक है ना? अगर करेले आप जो हैं वो अपनी डाइट में रेगुलरली रखें, ऐसे पका के नहीं, अगर आप दवाई के तौर पे इसको ले रहे हैं, अगर आपने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना है, अपने ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है आपने जो है, तो उसके लिए आप ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से पका के प्रॉपर ऑयल में उसको फ्राई करके खाएं। आप जस्ट एक करेला ले लीजिए, उसका अगर छोटा सा इतना सा पीस भी आप जो है वो निहारमू खा लें तो उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो आप तक पहुंच जाती है, हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और वो आपको इन तमाम चीज़ों से जो है वो बचा सकती है। ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह आपने उठ के जो है वो एक गिलास भर के जो है करेले का जूस पीना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा वो बहुत मुश्किल। अच्छा, लेकिन लोगों को पता है आदत हो जाती है, आदत हो जाती है, पीते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं। ये हाईली जो है वो एंटीऑक्सीडेंट आपने अपने आसपास में कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि जो ये वाकई पी रहे हैं? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, मेरे नाना पीते थे भाई। अच्छा, हाँ, एग्जांपल और लोग पीते हैं। और ये देखें जो भी जैसे हम देखें यूजली जैसे अभी हमने बात की कि हमें एवोकाडो का टेस्ट इतना पसंद नहीं है, लेकिन हम उसको एज ए शेक ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की वजह से। अच्छा, आप देखें कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको हम फिल करके भी दिखाते हैं आपको ताकि आप लोगों को आइडिया हो। और करेले के जूस को पता है लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हैं आप, उसके साथ मिक्स भी कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें स्पिनिश भी ऐड कर सकते हैं ताकि दूसरी चीज़ों के साथ मिलके ना वो अच्छा से कॉम्प्लीमेंट करता है और फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है उसका। ज़रूरी नहीं कि आप प्योर करेले का जूस ही जो है वो निकाल के पिए। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं वर्दा, ये भी फिलिंग के लिए ये इससे अब हम बनाएंगे, गार्निश भी है और अभी हम इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कीमे की। अच्छा, सुबह सुबह नाश्ते में कीमा मिल जाए और हो जाए लच्छेदार पराठे, मज़ा ही आ जाता है, मज़ा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास
टाइम की कमी की वजह से अलवीना गरम गरम ही स्टफिंग कर रही हैं। हाँ। आप कर सकते हैं, मगर प्रेफर है कि थोड़ा ठंडा होने दें ताकि आपका हाथ भी ना जले। और बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमें आपको दिखाना है ना, तो इसलिए हमने कहा कि हम आपको फिल करके भी दिखाएं, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल होता है। तो बस इसको हमने धागे की मदद से जो है, इसमें कोई डिफरेंस आएगा अगर क्विकली इन्होंने गरम कर दिया है रैप? अरे आपको पता है कुछ खवातीन जो हैं वो करेलों को सुई धागे से भी सीती हैं। रियली उसको बंद करने के लिए ना ऊपर से सुई धागे से जो है वो सी रही होती है, शायद वो बंद नहीं, लपेट नहीं पाती धागा उस तरह से। तो डिफरेंट तरीके से लोग देखें इस तरीके से हमने जो है इसको बांध दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद अब हम इसको करेंगे फ्राई, ठीक है। यहाँ पे मैं ये गर्म कर लूँ ऑयल पैन में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जहाँ पे हम जो है वो स्टोव ऑन कर लेते हैं और ऑयल मैं आपको देती हूँ। आप इधर आ जाइए। हाँ नहीं अलवीना डरे ही नहीं, आप ही फ्राई करोगी ये। अच्छा अलवीना, यूजली मुझे आप बताएं डेली आप ब्रेकफास्ट में क्या प्रेफर करती हैं? मैं वेरिएशंस प्रेफर करती हूँ, बॉइल्ड एग, फ्राइड एग, ऑमलेट, फिर उसके बाद पॉरेज या कॉर्नफ्लेक्स, इसके अलावा या फिर देसी पराठा भी, ऐसा नहीं कि देसी फूड बिल्कुल भी नहीं। और फिर इसके अलावा फॉलो करती हैं या फिर एग्जैक्टली, या फिर फ्रूट्स कर लिए या योगर्ट के अंदर फ्रूट्स मिला लिए। बहुत ही बोरिंग हो, बहुत ही बोरिंग हो। ये आप क्या? अच्छा मुझे बताएं, आप जब चीट डेज होते हैं तब क्या करती हैं? तब भी यही खाती हैं? ये मत कहना खुदा का वास्ता, मैं बोलूंगी तुम हम में से नहीं हो। फुल देसी फूड। हाँ देसी में जैसे हलवा पूरी। बिल्कुल, हलवा पूरी तो मुझे बहुत अरसा हो गया, अब इतना ज़्यादा मैं नहीं। पराठा और अंडा पराठा तो हमारा देसी नाश्ता, साथ में गरम गरम चाय, और विंटर्स में तो स्पेशली अच्छा। और मीठी चाय, हाँ मतलब कुछ ज्यादा ही मीठी चाय, कुछ नॉर्मल चाय वाली भी है, कुछ बिल्कुल फीकी चाय वाली। मैं नॉर्मल चाय वाली हूँ, और यहाँ पे एक मीठी चाय वाली, एक्स्ट्रा मीठी चाय वाली। नहीं वो बहुत कम, जैसे कभी बहुत ज्यादा मूड हुआ तो वो वीकेंड पे ही होता है ज़्यादातर कि अंडा पराठा, और क्योंकि नॉर्मली तो हमें ब्रेकफास्ट के इतना टाइम नहीं मिल पाता है, यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहे होते हैं, तो जो है हम यहीं पे फिर जो खाना पकड़ा होता है बाद में हम सब वही इंजॉय कर रहे होते हैं। ये चीज़ें हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं, बदनाम नहीं करो बोलोगे बड़ा सुबह बुला के जो है। क्या पोस्ट शो ब्रेकफास्ट होता है या प्री शो? नहीं ब्रेकफास्ट होता है मेरा, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा और हेल्दी वर्जन पे ही होता है कि मेरा ये होता है कि एनर्जी रहे, क्योंकि आप लोगों के सामने आना होता है तो एनर्जी वाला जो हम कर रहे होते हैं, वरना पराठा खा लो तो फिर बंदे को ना नींद बड़ी आ रही होती है। ये चीज़ है ना, करेले डालना शुरू कर देती हूँ इसमें ताकि बाकी आप जो है वो करें। और हमारी कोशिश होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आप लोग जो है वो नाश्ता लाजमी कीजिए, नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए मॉर्निंग में, भले से लंच स्किप कर दें। और ये देखिए इस तरह से जैसे मुनीज़ा ने जो है करेलों की फिलिंग कर दी है, और इसको हम जो है वो शैलो फ्राई करेंगे। मुनीज़ा आप डीप फ्राई तो नहीं करती? नहीं शैलो फ्राई से फ्राई होगा ये देखिए, ठीक है। अच्छा, धागा बांधने का मकसद ये है कि इसमें से कीमा जो है वो हमारा बाहर ना आए, ठीक है। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, हल्के से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। मुनीज़ा मैंने अपनी रेसिपी शुरू कर दी, आप बताएं प्लीज। नहीं आप बिल्कुल सही कर रही हैं, और बस इसको हम हल्का सा गोल्डन करेंगे, फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, कीमे में मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये जो हमने कीमा बनाया था इसको मैं निकाल लेती हूँ, इसी पैन में हम बनाएंगे, क्योंकि ताकि जो है ना सही इसी में बन जाए। क्योंकि आप इसमें बीज नहीं डालती करेलों के? नहीं पसंद करती हैं? मुझे अच्छे लगते हैं वैसे क्रिस्पी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो होने चाहिए, वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं आपके लिए, आपको पता है। मैं थोड़े से करती हूँ, थोड़े से बीज निकाल के, बिल्कुल नीट ना करें, यानी थोड़ा सा छोड़ दें। नहीं, अलग निकाल लेती हूँ मैं, बीज अलग निकाल के फिर उसको अलग से आप धो के जैसे हम उबालते हैं वैसे उबालें, थोड़े से साथ ही रहते हैं कीमे की तरह, और उसको भी इसमें डाल के आप फ्राई कर लें तो वो कीमे के साथ थोड़े से आते हैं, अच्छे लगते हैं ना। अच्छा, ये देखिए हमने क्या किया, ऑयल लिया, क्योंकि हमने पहले कीमे में भी ऑयल ऐड किया था तो कम ऑयल ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें मैंने जो है फाइन चॉप बारीक कटी हुई एक बड़ी प्याज ले लिए, उसको हम सौते करेंगे। जब ये सौते हो जाएगी तो मैंने क्या किया कि 3 टमाटर ले लिए, उनका जो है मैंने उनको ब्लाइंड कर लिया, वो ऐड करेंगे इसके अंदर, और दोबारा से थोड़े मसाले वगैरह भी हम ऐड करेंगे, और फिर हमारा जो है कीमे करेला हम इस तरीके से बना रहे हैं बिल्कुल। और आज मज़ा भी बहुत आ रहा है, सब साथ खड़े में हैं यहाँ पे। अलवीना बताएं, आप सीख रही हैं कि नहीं सीख रही हैं? मैं बिल्कुल सीख रही हूँ। अलवीना आपको बताएं, लेकिन मैं ये गारंटी का रिकैप, मैं ये गारंटी नहीं कर सकती कि टाइम ड्यूरेशन जो है जिसमें इन्होंने बनाया है इतने टाइम ड्यूरेशन में मैं बना सकूंगी। बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं बना सकती हैं आप, लंच के लिए प्रॉमिस करना होगा और फिर डिनर देना होगा, वही सिचुएशन होगी। नहीं, अब आप सीखने के बाद ये कह रही है नहीं ऐसा नहीं होगा। शुरू में ये सिचुएशन भी जो है ये अब स्टार्ट हुई है मेरे साथ कि मैं अच्छा कर लेती हूँ, और वंस इन अ ब्लू मून जब कुक करती हूँ ये सिनेरियो होता है। लेकिन पहले ऐसा होता था, अगर कभी ट्राई भी किया तो अगला बंदा यही कहता था कि माफ़ कर दो, नहीं खाना। लेकिन अब टेस्ट अच्छा होता है। चलें जनाब, इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जलाल,
जिनसे हम बात करेंगे मीज़ल्स पे और रुबेला पे, जो कि आजकल दोबारा से एक वबा जो है वो फैल गई है। गवर्नमेंट कैंपेन है, गवर्नमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वैक्सीन जो है लगा रही हैं इसकी, उस बारे में हम बात करेंगे और अवेयरनेस भी देंगे। और डॉक्टर जलाल हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक, और हमारा सेगमेंट चल रहा है सेहत का सवाल, जहां पे हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर जलाल अकबर ने, जो कि चेयरमैन हैं और हेड हैं पीडियाट्रिक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे जैसे आज एक गवर्नमेंट की कैंपेन चल रही है जो कि आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम खसरा और रुबेला वायरस के ख़ात्मे के लिए हम उसकी वैक्सीन लगवा रहे हैं लोगों को, और ये स्कूल्स में भी लग रही है बच्चों को, और एरियाज़ में भी जो है वो आपकी सेंटर्स भी लगा रही है, एग्जैक्टली हॉस्पिटल्स। तो इसके बारे में प्लीज़ आप बताइए पहले डॉक्टर साहब कि खसरा क्या है, बहुत शुक्रिया जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट पे मुझे यहाँ बुलाया। ये किस वक्त समझें, आज से 15 नवंबर से 27 नवंबर तक हमारे मुल्क में एक ये नेशनल लेवल की कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें पूरे मुल्क के अंदर 9 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चों को खसरा और जर्मन मीजल्स या MR जो आजकल टर्म यूज़ हो रहा है उसका वैक्सीन लगाया जाएगा, और 0 मतलब पैदाइश से लेके 5 साल तक के बच्चों को ओरल ड्रॉप्स भी पोलियो के दिए जाएंगे। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मुहिम है जो एक नेशनल लेवल पे चलाई जा रही है। और जैसे आपने सवाल किया कि खसरा क्या है, खसरा एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारी सोसाइटी में बड़ी तेज़ी से स्प्रेड करता है, ख़ास तौर पे बच्चों में, और ये बच्चों के मुदाफ़ती निज़ाम को इतना कमज़ोर कर देता है कि बच्चे इससे या तो फिर उसके बाद डायरिया से या नमूनिया से या ग़िज़ा की कमी की वजह से या तो वो शदीद बीमार रहते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है, मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ये इट्स अ वेरी सीरियस इशू इस हमारे इस खत्ते का। डॉक्टर साहब, इस पे आपकी आई साइट पे भी असर पड़ता है कि आप जो है वो सुनने की सलाहियत भी इसमें जा सकती है, ऐसा भी होता जी, है? जैसे आपने अभी बात की, खसरा एक किस्म है और दूसरा जिसको आम उर्फ़ आम में लोग छोटी खसरा या हम जर्मन मीजल्स कहते हैं, जैसे इस टीके में R जो लफ्ज़ है, रोबेला वो मेडिकल टर्म है, आप उसे उर्दू में ले लें तो छोटी खसरा या जर्मन मीजल्स कहते हैं। ये अगर हामला खातून को पहले प्रेगनेंसी के पहले हिस्से में हो जाए तो इससे बहुत रिस्क होता है कि उनका पैदा होने वाला बच्चा जहनी तौर पे माजूर हो सकता है, आंखों के डिफेक्ट में, कान के प्रॉब्लम में जा सकता है, और उसकी पैदाइश से पहले या फ़ौरन बाद मौत भी हो सकती है। तो लेकिन ये भी सिर्फ बता दीजिएगा, जो एडल्ट्स होते हैं क्या वो एज अ कैरियर काम कर सकते हैं मीजल्स, या फिर वो मीजल्स उनको हो सकता है? जी, बहुत, क्योंकि लोगों का ये एक मिथ है या फिर लोगों का एक परसेप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को होगा, या अंडर एज जो 15 से जो या 9 महीने के बच्चे हैं, बहुत कम उम्र बच्चे, उनको होता है। ये बड़ा अहम सवाल आपने किया। इसके अलावा बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी ये जो रुबेला की वैक्सीन है तो सिर्फ ख़वातीन को लगाना चाहिए क्योंकि आप प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं और उनसे बच्चे को लगने का रिस्क है, लेकिन उस खवातीन को भी या उस औरत को भी तो किसी से लगेगा ना। अब वायरस तो फैलने वाली बीमारी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, और दूसरे से लगने वाली बीमारी जी, खास तौर पर अंडर 5। सर, लेकिन मेरा सवाल ज़रा प्लीज़ इसको ज़रा इलेबोरेट कर दीजिएगा। फॉर इंस्टेंस अगर किसी एडल्ट को हो जाता है तो वो सिर्फ एज अ कैरियर मूव करेगा या वो खुद भी अफेक्ट हो सकता है? नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम सब जब अपनी बचपन से गुजरते हैं तो शुरू के 5-7 साल में हम सबको इसका एक्सपोजर हो चुका होता है, और नॉर्मली खसरा ज़्यादातर बच्चों में होती है। बड़ों में नॉर्मली आम हालात में खसरा उस तरह नहीं होती जैसे आपको बच्चों यानी जैसे पोलियो में भी एज अ कैरियर हो सकता है एडल्ट, लेकिन अफेक्ट नहीं होगा। अफेक्ट से मुराद ये है कि उसको फीवर आया, जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, बुखार आया, हल्की सी खांसी हुई, जिस्म पे दाने आए, लेकिन उसका स्प्रेड बहुत है। मतलब आप इस तरह देखें कि अगर किसी जगह 10 लोगों को खतरा हुआ तो उससे स्प्रेड का चांस अगले 10 में भी तकरीबन 100% ही हो जाता है। लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन कैरियर है तो उसके अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो इससे अफेक्ट हो सकता है। वो तो बहुत ज़्यादा खतरे में है, जिसे हम अपने मेडिकल टर्म में कंजेनाइटल रोबेला सिंड्रोम कहते हैं, डॉक्टरी टर्म में। इसमें जो उसके होने वाला बच्चा है वो बहुत खतरे में है। इसीलिए इस मुहिम में जो शुरू हो रही है आज से, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें से तकरीबन 4-4.5 करोड़ बच्चे हमारे पंजाब में हैं।
2-2.25 करोड़ के बच्चे सिंध में हैं, इसी तरह KPK, बलोचिस्तान, फाटा, मतलब ये मुहिम पूरे मुल्क में चले। अच्छा, ये भी बता दें डॉक्टर साहब, क्या ये एज एन एपिडेमिक इसको हम समझ सकते हैं? क्या ये एपिडेमिक होता है और एक टाइम पीरियड के लिए आता है या फिर साल के किसी भी महीने में हो सकता है? वैसे तो खसरा हमें पूरे साल ही देखने में मिलती है, लेकिन आम तौर पर हर 1-2 साल बाद इसका एक ब्रेक थ्रू होता है, एक प्रेशर, एक बड़ी तेजी से और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे माशरे में जो हमारे हिफाजती टीके लगाने का कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी में अब तक वो बहुत पुअर है। हमारा जो नेशनल वैक्सीन कवरेज है वो अभी तक बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सका। अगर हमारी बेसिक इम्यूनाइजेशन अच्छी हो तो फिर हमें इन डेज की मनाने की शायद ज़रूरत ना पड़े। और मैं ये अपनी बहनों से भी जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, हम भी आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी एक कैंपेन चल रही है, तो बच्चों के स्कूल्स में भी लग रही है ये वैक्सीन और हॉस्पिटल्स में भी लग रही है। अगर आप बच्चों को जो है नॉर्मली किसी वायरल इन्फेक्शन के दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वो भी प्रेफर कर रहे हैं आपको कि लगवाएं, तो बराए मेहरबानी मेरी बहनों प्लीज़ आप परेशान मत होइए, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी कॉल्स आई, मेरे बच्चों के स्कूल की तरफ से भी जो है वो लेटर्स आए हैं कि स्कूल में लग रही हैं, तो पेरेंट्स जो है वो घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ड हैं कि हम लगवाएं ना लगवाएं या ये सही है कि नहीं है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरी तमाम बहनों से और तमाम भाइयों से कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाइए। अगर आपका बच्चा डरता है, वो नहीं अकेले लगवा, तो आप साथ जाके लगवाइए, तो किसी हॉस्पिटल से लगाइए या फिर किसी सेंटर पे चले जाएं आप गवर्नमेंट की तरफ से जो आपके एरिया के आसपास हैं। तो जनाब, इसमें मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे मीज़ल्स और रूबेला के ऊपर। और डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, मैं चाहूँगी आप प्लीज़ बताइए कि चिकन पॉक्स में और मीज़ल्स में यानी कि खसरा में क्या फ़र्क होता है? ये दोनों चिकन पॉक्स और मीज़ल्स या खसरा, ये दोनों वायरल इन्फेक्शन है। दोनों इंसानी जिस्म को लगते हैं एक दूसरे से कांटेक्ट से, खांसने छींकने से, लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन होती है वो बड़ी फ़र्क है। आमतौर पर लोग इनको मिक्स कर देते हैं। चिकन पॉक्स के जो जिस्म पे दाने आते हैं वो आप इस तरह देखिए जैसे टीयर ड्रॉप होता है, हमारा आंसू होता है जी। इस साइज़ के छाले नुमा छोटे छोटे पूरी बॉडी पे डिफरेंट ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं। वो बिल्कुल पानी के छालों की तरह होते हैं, छोटे। अच्छा। जितना आप सामने चने के दाना आप समझ लें उतने टाइप के बॉडी पे आते हैं। जबकि खसरा के अंदर जो रैश या जो जिस्म पे दाने आते हैं वो बिल्कुल सुई के नोक जितने मैक्यूलोपैपुलर या पूरी बॉडी के ऊपर, जैसे गर्मी दाने होते हैं, बारीक गर्मी दानों ही को आप समझ लें। अगर वो वायरल पिक्चर में आते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गर्मी दानों की तरह है, और वो पूरी बॉडी पे आते हैं जिसमें आंखें लाल होती हैं, रेडनेस भी होती है उनके ऊपर, पूरी बॉडी रेड हो जाएगी, आंखें लाल होंगी, पूरा मुंह लाल होगा। तो ये जो पूरी बॉडी पे बिल्कुल छोटे गर्मी दानों की तरह आते हैं, ये मीज़ल्स है, खसरा है। और जो टीयर ड्रॉप की तरह या आंसुओं की तरह स्प्रेड हुए हुए आते हैं, ये चिकन पॉक्स होता है। सही। तो डॉक्टर साहब, आप यही मुझे बताइए कि जैसे कि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे और स्टार्ट में एक साथ नहीं निकलते, एक आध दाना निकलता है बॉडी पर, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपको अल्लाह ना करे कि नहीं जो भी है खसरा है, आप चिकन पॉक्स है, रूबेला है, ये हुआ है। तो ये आप मुझे बताएंगे कैसे इसकी मजीद हम जो है इसको पहचान सकते हैं, इसकी पहचान क्या है कि अगर एक बॉडी पे निकल आया है? यही सबसे बड़ा वजह है, जैसे आपने कहा कि ये इसका जो इन्फेक्शन होता है, जो फैलने का मुद्दत होती है, वो दाने निकलने से पहले शुरू हो चुकी होती है। उसके एग्जाम्पल लेने, सपोज मुझे चिकन पॉक्स निकलनी है, मेरा दाने कल वाजे होंगे, लेकिन आज से मैं ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा हूँ, अब किसी को नज़र नहीं आ रहा, ना आपको किसी को पता है। तो इसीलिए ये दोनों खसरा और चिकन पॉक्स इसीलिए इतनी तेजी से फैलते हैं कि इनका स्प्रेड इनके रैश या दाना निकलने से पहले शुरू हो चुका होता है। 7 to 14 डेज तक क्या सिम्टम ज़्यादा क्लियर होते हैं, ऐसा होता है? हर बॉडी डिफरेंट तरह रिएक्ट करती है, लेकिन आम हालात में जो पहला वीक होता है, पहला हफ्ता होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा सिम्टम आते हैं और वही हाई इन्फेक्टिविटी टाइम भी होता है। लेकिन जो सबसे प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको कहा कि दाने निकलने से पहले ये स्प्रेड हो रहा होता है, तो इसलिए इसकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम वैक्सीन हल है यानी सिर्फ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसीलिए आप ये इंतजार ना करें कि जी हम सिम्टम से बचेंगे, वैक्सीन पे जोर दें। खास तौर पर इस वक्त जो ये मुहिम चल रही है, वो तमाम माँ बाप जिनके बच्चों को पहले खसरा का टीका लग चुका है, MMR का टीका लग चुका है, इसके बावजूद वो अपने बच्चों को इस मुहिम में ये टीका एक्स्ट्रा वैक्सीन जो डोज समझे जरूर लगाएं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये वायरसेस अब इतनी तेजी से अपने आप को मुदाफियती बना रहे हैं कि इनकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ रही हैं। तो ये बहुत अहम है, मेरी तमाम आपके थ्रू इन लोगों से दरख्वास्त है
कि गवर्नमेंट की ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुहिम है जो पूरे मुल्क में चलाई जा रही है। इसमें आपके फिक्स वैक्सीन सेंटर हैं, मोबाइल टीमें आपके इलाकों में आएंगी, आपके पास घर घर इंफॉर्मेशन आएगी कि जी फलां जगह टीम मौजूद है, अपने बच्चे को ले जाके वैक्सीन लगाएं। इसके अलावा बहुत सी मोबाइल टीमें ऐसी बनाई हैं जो कि बड़ी डिफ़िकल्ट एरियाज़ में, जो स्लम्स हैं, जो रिवर्स के पास लोग रह रहे हैं, दूर दराज गाँव में हैं, जंगलों में, वहाँ पर भी टीमें जाएंगी। तो आप समझें ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारी प्रोविंशियल एज वेल एज सिंध गवर्नमेंट और तमाम गवर्नमेंट्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक उन्होंने स्टेप लिया है और ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी बताइए कि हमारी हेल्पलाइन नंबर्स भी है, अगर पंजाब हेल्पलाइन पे आप कॉल करके रब्ता करना चाहें तो 1033 पर आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा टेलीविज़न के ज़रिए भी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस वैक्सीन की, और आप जो है वो इस मुहिम के दौरान अगर आप अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं या फिर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप मज़ीद मालूमात के लिए 1166 पे भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमारी जो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, जो बच्चों के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी पाकिस्तान की तंजीम है, वो 100% ऑन बोर्ड है गवर्नमेंट के साथ। हर पीडियाट्रिशियन जो हमारा मेंबर है वो पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। 90% माएँ अमूमन अपने किसी न किसी बच्चे के डॉक्टर के पास जाती होंगी, आप उनसे रब्ता करें। हमारी टीम, हमारे डॉक्टर्स की टीम इस 15 दिन में 24 आवर्स अवेलेबल है लोगों को इस सिलसिले में रहनुमाई देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। अगर छोटा मोटा मसला आता है, देखें ये एक इंजेक्टेबल वैक्सीन है, ये लगाई जाएगी। बच्चे वैसे ही आपको पता है घबराते हैं, रोते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वैक्सीन का रिएक्शन हो गया, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। किसी बच्चे को आपको भी मैं अगर एक इंजेक्शन दिखाऊंगा तो थोड़ा सा मुझे तो फोबिया है भाई, मैं तो खुद डरती हूँ बहुत। तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे पिछले दिनों जब ये इसकी हमारे यहाँ कोविड के अलावा ये जब टाइफाइड की वैक्सीन हुई थी तो अमूमन बच्चे सिरिंज देख के थोड़ा सा फेंट हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल एक एंजाइटी रिएक्शन है। हमारे यहाँ लोग इसको वैक्सीन से रिलेट कर देते हैं और फिर एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। आप लोग जो हैं वो मेन सोर्स है हमारी जो इस एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अच्छा सर, डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि जितने भी पीडियाट्रिशियंस हैं दे ऑल आर अवेलेबल फॉर द सर्विस, और इसमें आप लोग वैलिडेट कर रहे हैं, तो MMR वैक्सीन जो है उसकी वैलिडेशन जब आप लोग की तरफ से आ रही है तो पेरेंट्स को भी ये मालूम होने की सख्त ज़रूरत है कि इसमें कुछ भी उनके लिए नुकसानदायक नहीं है। इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव्ड किया है। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये वैक्सीन MMR नहीं है, ये MR है। अच्छा, और इंशाल्लाह फ्यूचर में डिफरेंस क्या होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, MMR, इसमें MR 2 कंपोनेंट हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारे EPI प्रोग्राम में, जो हमारी वैक्सीन प्रोग्राम में, ये वैक्सीन इसी तरह अवेलेबल होगी। और इस वैक्सीन को ये समझे WHO प्री क्वालिफाइड है। देखिए वैक्सीन हर शख्स नहीं बना सकता, हर कंट्री नहीं बना सकती, इसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और बड़ी ऑथेंटिक अप्रूव्ड होगी फिर उसके बाद 100%। देखें सबसे सेंसिटिव जो काम है और सबसे जिस पे इन्वेस्टमेंट होती है वो वैक्सीन बनाना है। ये ऐसा काम नहीं है कि आम दवा कोई किसी जगह बैठेगा और उसने 2-4 चीज़ें डाल के, नहीं, नॉट लाइक दैट। इसमें बिलियंस की इन्वेस्टमेंट होती है और इसके अंदर बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वैक्सीन ऐसे ही कोई ले आए मार्केट, नहीं, पॉसिबल नहीं है। WHO पर वर्किंग होती है, उसके पीछे स्टडीज होती हैं, पूरी लैब लंबा काम होता है, रिसर्च होती है। वैक्सीन आर वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव। तो तमाम लोग बहुत इत्मीनान के साथ अपने बच्चों को उन सेंटर्स में लेके जाएं, स्कूल्स में या जहाँ जहाँ टीमें मौजूद हैं, और ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं। डॉक्टर साहब आप ये भी बता रहे थे ब्रेक में जब हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, पेरेंट्स आपसे आप बात कर रहे होते हैं सेंटर्स के हवाले से, ज़रा उस पर भी कुछ एलैबोरेट जी। देखें पेरेंट्स के जो मैंने पिछले 5-7 दिनों में मुझे बहुत सी कॉल्स आई, मैसेजेस आई, उनका एक तो सबसे बड़ा सवाल ये होता था कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को तो टीका लगा हुआ है जी, कोई बात नहीं, ये उसको एक बूस्टर देगा, उसकी इम्यूनिटी को और बढ़ाएगा। सेकंड सवाल आता था कि डॉक्टर साहब वो स्कूल में लगा रहे हैं, हम स्कूल में नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक्स पे आके लगा लें। तो उनको ये बताना आपके ज़्यादा नहीं, उनको ये बताना पड़ेगा कि ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या फिर चार्ज कर रहे होते हैं? वहाँ भी हर जगह भी फिलहाल ये वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी, और चाहे वो गवर्नमेंट सेंटर पे लगे, चाहे EPI सेंटर या वैक्सीन के जहाँ जहाँ सेंटर में MR लगेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी। तो उसका किसी भी डॉक्टर के पास जाके
पैसे दे के लगवाने का कोई फायदा नहीं है। हम मजीद बात करेंगे इस बारे में, और इस पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन हम आपको दिखाते चलें कि हमारे जो कीमा भरे करेले हैं वो भी जो है वो तैयार हो चुके हैं। उसका भी शॉट दिखाइए प्लीज़, कितने मज़े के लग रहे हैं, वाओ यमी। और मेरे पास इतना टाइम है कि जल्दी से इसका क्विक रिकैप दे दूं। क्विक रिकैप जो है वो हम चला देंगे स्क्रीन पर, रेसिपी कार्ड भी जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा आप सबने। तो जनाब इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे रुबेला और खसरा के ऊपर। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे आपको पता है हम क्या कर रहे थे? हम डॉक्टर साहब से बहुत सारी गपशप कर रहे थे, क्योंकि हमने डॉक्टर साहब को याद दिला दिया उनकी बहुत पुरानी बचपन की बातें कि करेले कीमा देख के उनको अपनी वालदा की याद आ गई। ऐसे ही है बिल्कुल। अभी ब्रेक में जब आपने वहाँ किचन पे बात कर रही थी करेले कीमा, तो मैंने आपको बताया कि मेरी वालदा मरहूमा बहुत बेहतरीन करेले कीमा और दाल भरे करेले बनाया करती थी। तो डॉक्टर साहब चख के बताइए जल्दी से ये कैसे बने? ये हमारी मुनीज़ा का जो है वो इम्तिहान हो गया है भाई। और डॉक्टर साहब जो अलवीना आप भी चखिए। जी हम लोग, मैं और आप बाद में भी चख नहीं आप चखें, आपको तो पसंद है ना, आपने तो ऑन एयर चखवाना है मुझे अलवीना। बहुत अच्छा बनाया। अच्छा बना है, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी, जबरदस्त। मतलब वेरी गुड। ये तो मैं ख्याल आई डोंट नो आपकी जो कौन है, हमारी शेफ हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। हमारे यहाँ, क्योंकि अभी बिलोंग टू इंडिया से जब आए थे, हमारे एक टर्म यूज़ किया जाता है हाथ में मज़ा है, हाथ में जायका। मतलब यही डिश सैकड़ों लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला हाथ में जायका देता है। तो आई थिंक एक मैंने ज़रा सा टेस्ट किया, लेकिन इनके हाथ में जायका है। वेरी गुड। कहती हूँ मेरे हाथ में जायका मेरी अम्मी हमारी वालदाएं जो है ना, जो अब शायद नई जनरेशन में वो टेस्ट का कंसेप्ट नहीं रहा जो हमारे बुजुर्गों के हाथ में होता था, क्योंकि वो टाइम स्पेंड करते थे। देखें अब 90% चीजें आपकी प्री कुक्ड आने लगी हैं, 1 मिनट में मिलाया ओवन में या उसमें माइक्रोवेव, लेकिन अटेंशन देते थे वो जो सिलबट्टे का कंसेप्ट। डॉक्टर साहब ये पूरा एक अलग टॉपिक है, मैं इसमें दोबारा से आपको इनवाइट करूंगी, पूरी बात करूंगी, लेकिन मैं क्विकली जो है वो पूछना चाहूँगी आपसे कि डॉक्टर साहब अक्सर जब खसरा और ये रुबेला होती है घरों में लोगों को, तो अम्मा जैसे कि हमने बड़ों का जिक्र किया, तो बहुत से लोग इसमें कुछ रेमेडीज़ भी अप्लाई करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि नीम के पत्ते, क्योंकि इसमें इचिंग बहुत होती है, रैशनेस होती है, तो आप लोशन तो लगाएं जो आपको डॉक्टर की तरफ से मिल रहा है, लेकिन उसको कहते हैं कि नीम के पत्तों के साथ रखना चाहिए। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? इनसे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं? देखिए जर्म्स तो नहीं लगते? सिर्फ इसी के लिए नहीं, बहुत से वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत सी ओल्ड रेमेडीज हैं, और नीम वैसे भी एंटीसेप्टिक एक कैरेक्टर रखता है। तो बहुत सी चीजें साइंटिफिकली बाद में प्रूव भी हुई कि उनके बेनिफिट्स हैं, और बात चीजें मिथ्स भी हैं। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो जॉन्डिस होता है तो गले में एक ताबीज सा कुछ चीजें बांध के लटका लेते हैं, कुछ झड़वा, तो दे आर डिफरेंट थिंग्स। एज फार एज आप वो चीज़ आपकी बॉडी में जाके नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो अगर आप अपने इत्मीनान के लिए ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो कम से कम मैं अपने लेवल पे डिस्करेज नहीं करता, एज फार एज वो इंसानी जिस्म को कोई नुकसान। क्योंकि सर ऑल्टरनेट मेडिसिन के लिए भी नीम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपकी 90% जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, निकलती तो किसी न किसी एक्सट्रैक्ट से ही है, तो इसलिए उनकी प्राइमरी सोर्स तो सेम है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई, वक्त खत्म हो गया क्या? बिल्कुल जी, हमारे पास जो है वक्त खत्म हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बता दीजिए कि आपके जो सेंटर्स हैं, ताकि हमारे लोगों को पता चल जाए कि वहाँ जाके वो वैक्सीन करा सकते हैं। MR वैक्सीन जो कि मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन है, प्लीज़ आप। जी, इस वक्त इसको 3 स्ट्रेटजी हैं। हमारे तकरीबन 6000 से ज़्यादा फिक्स सेंटर है। फिक्स सेंटर से मुराद वो है जहाँ वैक्सीन EPI प्रोग्राम की लगती हैं, लोग जाके टीके लगवाते हैं, वहाँ ये वैक्सीन अवेलेबल है। तकरीबन 67,000 मोबाइल टीमें हैं जो आपके इलाकों में आएंगी, जगहों पे आके बैठेंगी, उनके कारिंदे आपके घरों में आके इन्फॉर्म करेंगे, आपके एरिया में इन्फॉर्म करेंगे, मस्जिदों से ऐलान हो सकता है, कम्युनिटी सेंटर से ऐलान हो सकता है, उसको सुने, एक दूसरे को आगाह करें और जाके अपने बच्चे को टीका लगाएं। तीसरा, बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज़ भी हैं हमारे यहाँ, लोग बड़ी डिफरेंट समंदर के किनारे, दरियाओं के किनारे, बहुत दूर जंगलों में रहते हैं, उनके लिए भी टीमें बनाई गई हैं जो उन तक भी पहुँच सके। तो पर्पज़ ये है कि इस 15 दिन में हमें तकरीबन 95% वैक्सीन कवर को अचीव करना है, कि हमें जो बच्चों को लगाने हैं, अगर हम 9-9.25 करोड़ बच्चों पे जाना है, तो इनके 95% तक बच्चों को हमें ये वैक्सीन पहुंचानी है। तो आप ये इंतज़ार ना करें कि कोई आपके पास आएगा, बल्कि आप खुद जाएं अपने बच्चे को लेके, मालूम करें
और अपने ही नहीं, अपनी मासी की, ड्राइवर के, आपके घर में जो काम करने वाले हैं उनके बच्चों को भी कोई भी कैरियर बन सकता है, क्योंकि ये एक फैलने वाली बीमारी है, एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है, तो प्लीज का खास ख्याल रखिए। जिस तरह हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अदा कर दी और डॉक्टर साहब ने भी अदा कर दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर साहब इंशाल्लाह करते रहेंगे आगे भी। जो जितने भी अवेयरनेस के मामला होंगे उसके ऊपर हम अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करेंगे। जिस तरह आपने मसाजिद की बात की, तो इसमें हमारे उलमा को भी बहुत पिवटल रोल प्ले करने की सख्त ज़रूरत है। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अपनी शेफ़ को भी जो है उनको भी एक बार थैंक यू करेंगे आज, क्योंकि वो इतने गैप के बाद आज उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया और आज मेरा भी पहला दिन था वर्दा के साथ एज अ को होस्ट। प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू।